पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं जेएनयू में हूं, लेकिन जेएनयू में रहता नहीं हूं क्योंकि वहां पे घरों की वेट लिस्ट है। पहले ऑल द कम्युनिस्ट हैव टू डाई एंड देन ओनली। लेकिन सर आज आपकी थोड़ी भूमिका हम चेंज कर रहे हैं। आज हम आपको पंडित आनंद रंगनाथन बना रहे हैं जो मॉलिक्यूलर साइंस और पॉलिटिकल साइंस को मिला के आज कई भविष्यवाणियां करने वाले हैं। पहले ही गालियां बहुत पड़ती हैं और पड़ ये जब आप देखते हैं आपको भविष्य क्या दिख रहा है? ये सरकार 5 साल चल जाएगी आपको लगता है? नहीं, 100% चलेगी। 5 साल चले। मैं बताता हूँ क्यों चलेगी। देखिए, चंद्रबाबू नायडू कैसे खुश रहेंगे, पहले ये एनालाइज कर। नीतीश बाबू तो खुश हैं, वो तो आप खुद जानते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, पाटलिपुत्र के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों का वोट बैंक में मुसलमान भी है। yes. अगर नरेंद्र मोदी ऐसे इश्यूज जो मुसलमानों को लेकर कोई बहुत बड़ा अप्रोर क्रिएट नहीं करता, उससे 5 साल बचेंगे तो ये सरकार चल पाएगी। एकदम टू हिट द नेल ऑन द हेड वाला सवाल किया है। लिविंग मेमोरी में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ इंडिया का जिसने मुस्लिम्स के लिए इतना किया जितना मोदी ने किया। एक्सप्लेन टू मी वन एंटी मुस्लिम डिसीजन ऑफ मोदी, वन। उन्होंने टोपी नहीं पहनी। 77% ऑफ दिल्ली इज ऑन वक्फ लैंड। 1500 साल पुराना टेम्पल was considered to be on वक्फ land. How can a 1500-year-old Hindu temple be on a land that belongs to a faith that is only 30? मतलब how is it even possible? दूसरी भविष्यवाणी जो आपकी चाहिए कि क्या राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे कभी? क्या आदमी है वो, क्या बताऊं इसका, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको। बालक बुद्धि नहीं कहना चाहिए, बिकॉज बालकों की बहुत बुद्धि होती है। पहली बात तो ये है। राहुल गांधी जी, आप कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है, इंडिपेंडेंट इंडिया का बिगेस्ट। आपने 2000 करोड़ क्यों लिए उससे? रेटोरिकली पूछ लो। जिस कल्ट ने 100 मिलियन लोगों को मारा है वर्ल्ड ओवर पिछले 100 साल में, कम्युनिस्ट ने, वामपंथियों ने, वो कह रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो, बंगाल में क्या हो रहा है। यू कैन इमेजिन व्हाट हैज हैपेंड एंड नो एक्शन इज बीइंग टेकन। ये अखिलेश और अभिषेक बनर्जी आपको लगता है राहुल गांधी के लिए थ्रेट है? बस कर पगले रुलाएगा क्या? यूट्यूब का नाम लीजिए फिर खून उबल जाएगा, जबकि मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ। एक तो आपके अंदर वो प्रोफेसर वाला कम और चीता वाला खून ज्यादा बना हुआ लगता है। आप लैब में कुछ पी भी लेते हैं क्या? पे आपकी भविष्यवाणी क्या है? योगी हटने वाले हैं? लेकिन क्या बीजेपी की जो पॉलिटिकल साइकी है वो T20 टाइप है क्या कि वो 20 ओवर से ज्यादा के बाद थक जाते हैं? बस ये आपने बात कह दी, चलें, खत्म हो गया। 1 घंटे से मैं बड़बड़ किए जा रहा हूँ और एक सेंटेंस में आपने पूरा बोल दिया। कोविड से अब हम उबर चुके, हमारी इकोनॉमी रिकवर कर चुकी, हम दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो मेरे टैक्स का पैसा क्यों किसी को मुफ्त राशन देने में जा रहा है? तो यहाँ पे आपने ना वो कर दिया एकदम, वो पिन मार दिया। हाँ, पिन मार दिया। और मैं ट्रम्प की तरह यूं भी नहीं हो पाया। आप हाई कोर्ट से क्यों भिड़ गए थे? मैं एक्चुअली भिड़ा नहीं था, वो हाई कोर्ट खुद आके कोलाइड कर गए। And Sai said, what do you want to do? So I didn't look at Sai, I looked at the honorable judge. 2 बैठे हुए थे, एक एकदम शांत थे, दूसरे वाले बोल रहे थे। मैं I will not apologize. तो वो आप 30 सेकंड वाली तैयारी करके आते हैं कि उस वक्त कोई आत्मा आपके अंदर घुस जाए? केजरीवाल की आत्मा। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। ये हमारा खास शो जिसमें हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल से देखते हैं ताकि आप उस विषय को बहुत वृहद तौर पर देख पाएं और जो चीज़ें आपको न दिख रही हों वो भी दिखनी शुरू हो जाएं। और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे खास मेहमान। आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो किसी भी डिबेट में जाते हैं और बस 30 सेकंड और मांगते हैं और उस 30 सेकंड में वो आग लगा देते हैं। हमारे साथ आनंद रंगनाथन मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बस कर पगले रुलाएगा क्या? So nice to see you and see you after such a long time. In fact, हम अयोध्या में मिले थे लास्ट। अयोध्या में नहीं, पर पॉडकास्ट हमने किया था आई थिंक कोविड के टाइम में। राइट। तो आनंद सर की खासियत मैं आपको बता दूं, एक तो जेएनयू में रहते हुए भी मॉलिक्यूलर साइंस से लेकर और वो पॉलिटिकल साइंस तक के बीच में जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बैठाया हुआ है वो बहुत शानदार है। देश की बात करते हैं, बिना डरे बिना झिझके कोर्ट के सामने भी कह देते हैं कि बॉस हेलो, मैं नहीं झुकने वाला हूँ। तो वो चीज़ें चलती हैं। लेकिन जोर से बोल के सारे सीक्रेट बता दे। अभी आ रही है वहाँ से चंद्रचूड़ जी भेज रहे हैं, गाड़ी भेज रहे हैं। लेकिन ये मैसूर पाक खाका के आप जो लोगों की जिंदगी में जहर घोल दे रहे हैं, जो देश विरोधी बातें करते हैं। सर मुझे ये बताइए, ये जो मॉलिक्यूलर साइंस और पॉलिटिकल साइंस के बीच का कॉम्बिनेशन आपने बैठाया हुआ, ये कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, कब से हुआ है? थैंक यू वेरी मच। पहले तो सुशांत, सच एब्सोल्यूट ऑनर एंड वंडरफुल टू बी हियर अगेन।
पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं जेएनयू में हूं, लेकिन जेएनयू में रहता नहीं हूं, क्योंकि वहाँ पे घरों की वेट लिस्ट है। पहले ऑल द कम्युनिस्ट हैव टू डाई एंड देन ओनली मजाक था ये। पहले ही बता दूं, ये बहुत सारे आपने भी देखा होगा, कई हैं वो एलिजेड फैक्ट चेकर्स जो कि क्लिप्स जो है ना 2-2 मिनट के वो सरकमसाइज करते हैं या जो भी नाम होता है उसका, तो वो अगर करना है तो इसको पूरा बताना, आधा काट के मत बताना। पर वो आपकी बात मानने वाले नहीं, हाँ, वो नहीं काट नहीं, के वो ही फिर करेंगे। भी काटेंगे, हाँ, फिर भी काटेंगे। उनका नाम इसीलिए कई जगह मैंने देखा सोशल मीडिया पे लोगों ने क्लिप कटुआ रखा हुआ है। तो ये बताइए कि वो अपने अजीत ही हैं जो बेबाक। अजीत से कहता, अजीत यार ये मत बोलना भाई, कहता मैं यही बोलूंगा। तो ये जो आपका इतना बेबाकी से बोलना और वो 30 सेकंड वाले आपके जो क्लिप्स इतने वायरल होते हैं, ये शुरू कैसे हुआ सर, पहले ये बताइए। सो नहीं, एक्चुअली क्या है कि साइंस, सो 9 to 5 इज दैट्स माय जॉब। आई हैव अ लैब एंड आई हैव स्टूडेंट्स एंड वर्क एंड कोलैबोरेटर्स, तो साइंस अपनी जगह चलती रहती। आई थिंक कि एक स्टेबिलिटी के लिए one should be, I think, I don't just think now, I think I am sure of it, one must be jack of all trades। क्योंकि वरना फिर क्या होता है कि अगर कोई आदमी एक ही प्रोफेशन कर रहा है तो उसमें फ्रस्ट्रेशन बहुत बिल्डअप हो जाती है, फिर बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, जेलसी, एनवी, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। एक तो वो, तो उसके लिए एक्सीडेंटली आई जस्ट wrote something unscientific one fine day in 2010, और मैंने कहा ये तो ठीक लग रहा है जो मैंने लिखा है, लेकिन अब मैंने किसी को बताया भी नहीं था बिकॉज ऑब्वियसली दैट वाजंट माय फील्ड, तो बताऊंगी नहीं, तो इवन माय वाइफ डिड नॉट नो। दैट वाज टर्न्ड आउट टू बी द फर्स्ट पेज ऑफ माय फर्स्ट नॉवल। फिर मैंने कहा कि इसको जज कौन करेगा, मतलब अपनी खिल्ली उड़ाने के लिए किसी को बताऊंगा, कहेगा पागल हो गए, क्या लिख रहा है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी ने मुझे बताया था ऐसे ही हंसी मजाक में कि आप साइंटिफिक पेपर भेजते हैं जर्नल, तो जर्नल आपको 2 चिट्ठियां भेजता है कि ये इस बार का रिजेक्शन है और ये अगली बार भेजने की जरूरत मत करना उसका भी। यार 2 रिजेक्शन लेटर्स आ जाती हैं। तो ऐसे ही अगर किसी को दिखाता क्या लिखा है, वो कहता है अभी तो मैं ना कह रहा हूँ, ये अगले 10 साल के लिए भी ना मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं खुद ही फिर अपना जज बनूंगा। लेकिन आपने देखा है जो लोग अपने जज बनते हैं पॉलिटिकल या ए पॉलिटिकल फील्ड में, वो अपने आप को थपथपाई देते हैं। तो मैंने कहा ये नहीं करना बिकॉज मुँह की खाऊंगा। सो फॉर द नेक्स्ट 10 years आई रेड द ग्रेटेस्ट बुक्स लिटरेचर में, ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट, राइटर्स, 70 पेजेस एवरी डे। हाँ, ये था मतलब एकदम जैसे साइंटिस्ट की तरह से वो था कि अगर एक दिन 69 पेजेस पढ़ें तो अगले दिन 71 पढ़ूंगा। जैसे वो शाहरुख खान की फिल्म में था, तुम्हारे पास 70 मिनट हैं, आपके पास 70 पेजेस थे, 70 पेज, बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई रेड ऑल द ग्रेट बुक्स, ग्रेट ऑथर्स, अमेजिंग। तो 10 साल तक मैंने जब वो पढ़ा, उसके बाद आई रीविजिटेड व्हाट आई हैड रिटन एंड देन आई थॉट कि हाँ, मतलब दिस हैज़ पास मस्टर, मतलब इसमें मजाक नहीं उड़ेगा मेरा, या मेरे को खुद लगता है कि ये ठीक है। सो दैट वाज द जेनेसिस ऑफ माय फर्स्ट novel, first book. One of the things that I learned in those 10 years, which I have kept with me till day as an inspiration, was a saying by Barthes, who was a French writer. He said, the death of the reader, the birth of the reader is the death of the writer. I'll repeat that. The birth of the reader is the death of the writer. जिस दिन रीडर जन्म लेता है उस दिन राइटर मर जाता है। अगर आपने सोचना शुरू कर दिया मैं किसी के लिए लिख रहा हूँ कि ये नहीं लिखता उसको बुरा लग जाएगा, या ये ऐड कर देता हूँ उस कम्युनिटी के लिए, वो भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, अब बहुत नॉवलिस्ट एज राइटर्स करते हैं ऐसा। सो देन फिर आप लिख क्यों रहे हो यार। नहीं, और ये सर टीवी में भी है। हम हाँ। लोग जब शो बनाते हैं और अगर ये सोचते हैं कि इस पे कितनी गाली पड़ेगी या कितनी तारीफ होगी, बिल्कुल तो बिल्कुल, फिर वो चीज खोने लगती है। एक मोटिव होना चाहिए कि हम फैक्ट्स बता रहे हैं कि नहीं, yes, और जो हम कह रहे हैं वो देश हित में है, यानी ये 2 फंडे हम लेकर चलते हैं। पाठशाला में भी कई बार लोग कहते हैं कि आप जो बोलते हैं, दोनों तरफ से गालियां पड़ती हैं बहुत ज्यादा। तो वो कई बार कहते हैं कि आपने ये कहा, ये उसको फेवर करता है। मैं कहता हूं मैं जो रख रहा हूं वो डेटा के साथ रख रहा हूं। अगर वो डेटा गलत है तो मैं बात कर सकता हूं, वो डेटा जिसको फेवर कर रहा है वो मेरा काम नहीं है देखना। Yes. हम डेटा रख सकते हैं, वो किसी के भी फेवर में जा सकता है। लेकिन सर आज आपकी थोड़ी भूमिका हम चेंज कर रहे हैं। Okay. आज हम आपको पंडित आनंद रंगनाथन बना रहे हैं, जो मॉलिक्यूलर साइंस और पॉलिटिकल साइंस को मिला के आज कई भविष्यवाणियां करने वाले हैं आपके अपने अनुभव से।
तो पहले ही गालियां बहुत पड़ती हैं और पंडित जी पहले ये बताइए कि ये जो अभी मौजूदा 2024 के बाद आई हुई लोकसभा है, इसको जब अभी आप देख रहे हैं, जो परिस्थितियां दिख रही हैं, नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी, इंडिया अलायंस एंड कांग्रेस एंड राहुल गांधी, ये जब आप देखते हैं, आपको भविष्य क्या दिख रहा है? ये सरकार 5 साल चल जाएगी आपको लगता है, या दिक्कतें आएंगी, या कितने साल चलेगी, नहीं चलेगी? क्या आपका अजम्पशन क्या है? नहीं, 100% चलेगी। 5 साल हाँ, चलेगी? 100% एब्सोल्युटली। और उसके बाद तो फिर 15 साल का योगी जी ने लगा ही रखा है। पर 5 साल मैं बताता हूँ क्यों चलेगी। क्योंकि इनके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, 2 मेन कोलिशन पार्टनर्स हैं। एक है नीतीश कुमार, जिनको बीजेपी बहुत ट्राई करेगी कि जितना इनका भार कम कर सकें, स्ट्रैंगल होल्ड उतना ट्राई करेंगे। और दूसरे हैं आपके चंद्रबाबू नायडू। नाउ अगर नरेंद्र मोदी से ज़्यादा कोई रिफॉर्मिस्ट है तो वो चंद्रबाबू नायडू हैं। तो मुझे लगता है सोशल डोमेन में रिफॉर्म्स जो चाहिए इंडिया को, वो थोड़े बैक बर्नर पे जाएंगे। क्योंकि आपने देखा CAA 370 जो कि प्रो हिंदू रिफॉर्म्स नहीं थे, प्रो इंडिया रिफॉर्म्स थे, जिनका हम सब ने सपोर्ट किया था, हर इंडियन को करना चाहिए था। उन पे कितना प्रोटेस्ट हुआ आप खुद जानते हैं, मतलब आग लग गई एक तरह से देखा जाए। तो उस टाइप के नहीं होंगे। मुझे UCC भी लगता है बैक बर्नर पे। आज ही वक्फ का वो आया है, अब वो कितना आगे लेके जाती है सरकार। अभी तो कहा है कि अमेंडमेंट चाहते हैं। वक्फ तो स्क्रैप होना चाहिए, मतलब ऐसा ड्रैकोनियन एक्ट है, मतलब ये तो सोचना भी नहीं चाहिए कि अमेंडमेंट चाहिए आपको। गलत चीज़ में अमेंडमेंट की ज़रूरत थोड़ी ना होती है, उसको स्क्रैप करना होता है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि थोड़ा ड्रैग ऑन होगा या होगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो बड़े, देखिए इस पे भी आई थिंक वी शुड डिस्कस कि किस टाइप के रिफॉर्म्स चाहिए देश को। पर उस डायरेक्शन में जाएंगे हम। सो दे वुड बी स्टेबिलिटी, दे वुड बी प्रॉस्पेरिटी। आपने देखा कि जिस दिन रिजल्ट 4 जून को आए थे, स्टॉक मार्केट कितना नीचे आ गया था 6-7,000 पॉइंट्स नीचे गिरा था। अब देखिए 83,000 पे पहुंच गया। वहाँ पे जैसे ही गिरा, बहुत सारे ऐसे हैं इकोनॉमिस्ट कोट अनकोट जिन्होंने कहा गया भाड़ में गया देश, ये वो, आज वो सब चुप हैं। सो एवरीथिंग इज़ इन द राइट डायरेक्शन, इकोनॉमिकली, फिजिकली। अगर आप अपना डेट टू GDP रेशो देखें, मतलब 85% है, वो तो 58% पे जाने वाला है, विच इज़ रिमार्केबल। इट्स एट अ 4-year लो। एवरी पैरामीटर इज़ इन लुकिंग गुड। क्वेश्चन इज़ हमें पेस कैसी चाहिए, उस पर डिस्कस हो सकता है। लेकिन स्टेबिलिटी तभी आती है जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो देश। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बड़े कॉन्फिडेंट है कि 5 साल ये सरकार चल जाएगी, लेकिन ये जो 2 लोग जिनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि बहुत कुछ निर्भर करेगा, हालांकि नरेंद्र मोदी के साथ एक चीज़ अच्छी है, उनको एक टाइम में दोनों को खुश रखने की जरूरत नहीं है। एक भी खुश रह गया तो दूसरा अपने आप नहीं जाएगा, वही है, क्योंकि कुछ होगा नहीं। तो वो एक्चुअली दोनों को देखिए। चंद्रबाबू नायडू कैसे खुश रहेंगे, पहले ये एनालाइज कर। नीतीश बाबू तो खुश हैं, वो तो आप खुद जानते हैं। वो कह रहे हैं ना, शिमला जाने के जितने यू टर्न्स होते हैं उतने तो उनके ऑफिस जाने पे यू टर्न ले। नहीं, बट टू बी ऑनेस्ट, पाटलिपुत्र के चंद्रबाबू नायडू कैसे खुश रहेंगे? एक, इफ इंडिया प्रोग्रेसेस, अगर आप देखें हैदराबाद को, TRS या BRS, जो अब BRS है, they did a remarkable job with Hyderabad, the city. They lost the elections, another thing, but Hyderabad has become a hub for international investment, and thing coming in, FDI, whatever. चंद्रबाबू नायडू का सपना ही ये था, अगर आप 2000 क्लिंटन आया था, याद है, वो लाइसेंस दिया था 24 घंटे जो भी है, उनका ये था, आई वॉन्ट India to be a developed country, and at that point of time, he wanted Andhra Pradesh to be the hub and Hyderabad to be the hub. He is the original guy who thought about reforms and lost. Anyone who thinks about reforms loses in this country. But that didn't stop him. So he wants Amravati to be the, खुद क्या रखा है कि वर्ल्ड के टॉप 5, अब वो कहने को जो भी है, बट आई डोंट थिंक ये केजरीवाल की तरह एम्प्टी बोस्ट है कि दिल्ली को लंदन बना, अभी तो वेनिस बना हुआ है दिल्ली, है वो अलग बात है। पर चंद्रबाबू मीन्स बिजनेस। and I'm not just saying it as a play of words, he actually does that. तो वो खुश कैसे रहेंगे? अगर आंध्रा में इन्वेस्टमेंट आता है, अगर अमरावती एक ट्रूली वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनती है, जिसके लिए 49,000 करोड़ चाहिए बाय द वे, जब वो
चीफ मिनिस्टरशिप से हटे थे तो वर्ल्ड बैंक ने लोन्स वगैरह वो भी सब हटा दिए थे, यू नो, एंड देन नथिंग हैपेंड। अभी कम से कम कितने 15,000 करोड़ गवर्नमेंट ने दिए, और क्यों ना दे यार। मतलब मेरी समझ में नहीं आता, यूपी हैज़ लखनऊ, बेंगलोर, आई मीन बेंगलुरु इज देयर इन कर्नाटका, बंगाल हैज़ कोलकाता, व्हाट हैज़ आंध्र प्रदेश? मतलब आप नहीं चाहते कि आंध्र प्रदेश की एक प्रॉपर बोनाफाइड कैपिटल बने जहाँ पे लोग आए इन्वेस्ट करें? तो दिस इज, इफ 15,000 करोड़, 1/3, लेस देन 1/3 हैज़ बीन गिवन ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड, लोगों ने वो बना दिया। सो यू नो, आई थिंक मोदी इज प्लेइंग द राइट कार्ड्स। तो इसमें अगर थोड़ा सा ये भी ऐड कर दें कि चूंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों का वोट बैंक में मुसलमान भी है, Yes. अगर नरेंद्र मोदी ऐसे इश्यूज जो मुसलमानों को लेकर कोई बहुत बड़ा अप्रोर क्रिएट नहीं करते हैं, उससे 5 साल बचेंगे तो ये सरकार चल पाएगी, या अगर उस तरफ घुसे जैसे अभी वक्फ को लेकर आप कह रहे हैं कि वो कानून हटना चाहिए लेकिन वहां पे बस अभी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, तो दिक्कतें जो हैं वो कुछ हो सकती हैं? देखिए, ये बहुत ही आपने जिसे कहते हैं एकदम टू हिट द नेल ऑन द हेड वाला सवाल किया है। इस पे आपको फिलोसॉफिकली जाना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रो मुस्लिम एंड व्हाट डू यू मीन बाय एंटी मुस्लिम? जितने भी अभी लोगों ने कहा है पिछले 10 साल में एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, वो एक्चुअली एंटी मुस्लिम नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, वाई इज इट एंटी मुस्लिम? तो पहले तो ये एक वो चीज़ क्रिएट कर दी जाती है कि आप कोई भी एक्शन लेंगे हम उसको एंटी मुस्लिम कहेंगे। वाई इज CAA एंटी मुस्लिम? कोई मुझे समझा दे। वाई इज 370 एंटी मुस्लिम? वक्फ एक्ट का प्रोविजन अमेंडमेंट करना ड्रैकोनियन, मैं तो कहता हूँ पूरा एक्ट हटना चाहिए, लेकिन उसको वाई इज इट एंटी मुस्लिम? अगर आप RTE का जो 93rd अमेंडमेंट के साथ कंजंक्शन है जो एक्चुअली एंटी हिंदू है, उसको आप हटाते हैं, वो एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? तो ये जो मुस्लिम्स हमारे देश के भाई बहन ये सोचते हैं कि ये चीज़ आने वाली है, ये एंटी मुस्लिम होगी, एक तो वो उसी में गलत है। तो जैसे मैंने कहा, डेटा के साथ प्रूव किया है, लिविंग मेमोरी में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ इंडिया का जिसने मुस्लिम्स के लिए इतना किया जितना मोदी ने किया। ये ओपन चैलेंज है। मोदी ने मुस्लिम्स के लिए ज़्यादा किया है, हिंदुओं के लिए कम किया है। अच्छा, हाँ, ओपन चैलेंज है, पर पर्सोना ऐसा क्रिएट कर दिया। अब मैं बहुत बार कहता हूँ, BJP इज अ डिजास्टर एट परसेप्शन, कांग्रेस इज अ मास्टर एट डिसेप्शन। एक्चुअली अगर एंटी मुस्लिम अगर आप देखें तो वो कांग्रेस है, इट इज। मैं शाहबानो के जजमेंट से बेसिकली द होल थिंग स्टार्टेड, सिंबॉलिकली वहीं से शुरू हुआ सारा। जब से अपीजमेंट वर्ड घुसा है हमारे लेक्सिकॉन में, वो कहाँ से घुसा है? वो शाहबानो जजमेंट से घुसे, ओवरटर्न किया। तो सबसे ज़्यादा एंटी मुस्लिम अगर आप स्टेप देखें तो वो था, मुल्लास को प्लेकेट करने के लिए ऐसा स्टेप लिया जिससे पूरे देश ने ये सोचा कि यार ये तो आप अपीजमेंट कर रहे हो, प्रो मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हो। सो दैट सोड द सीड्स। तो व्हाट हैज मोदी डन? प्लीज एक्सप्लेन टू मी वन एंटी मुस्लिम डिसीजन ऑफ मोदी, वन। उन्होंने टोपी नहीं पहनी ना या उन्होंने इफ्तारी पार्टी नहीं हाँ। की। सी, मैं कई बार ये कहता हूँ आनंद भाई कि मुसलमान को भी तो समझना होगा ना कि आपको आपकी इफ्तारी पार्टी में जाकर आपकी टोपी पहन ले रहा है वो इम्पोर्टेंट है, या जो आपको टोपी पहना रहा है इतने साल से वो आपके लिए खतरनाक है? आपको समझना पड़ेगा। आपको कौन जो है वो सिर्फ गिफ्ट्स ला के दे रहा है लेकिन आपसे शादी करने को तैयार नहीं है, और कौन आपके साथ घर बसाने को तैयार है, आपको इज्जत और रिस्पेक्ट देने को तैयार है, ये आपको समझना होगा, और वो उसके लिए तैयार नहीं है। अब मतलब वो स्क्रीची रेडियो जॉकीज हैं, एक्चुअली क्या है ये पूरा, ये एक सिस्टम के तहत चलता है। एक तो हैं, वो मैं भूल भी गया, किसी लेफ्टिस्ट उसकी, उन्होंने कहा हमें स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, आपने देखा होगा उनका वो वायरल हुआ था। ये स्ट्रैटेजाइज करते हैं कि भाई आगे हमारा रास्ता क्या है। मोस्ट ऑफ देम आर एजुकेटेड सो कॉल्ड मॉडरेट मुस्लिम्स, दे आर द रियल फंडामेंटलिस्ट। वो भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, सिलेक्टिवली उठाएंगे कोई चीज़, उसी पे चल पड़ेंगे, एंड दैट इज़ द रीज़न फॉर दिस क्लाउड ऑफ कन्फ्यूजन। इनफैक्ट अब कन्फ्यूजन नहीं है, दे आर सो सर्टन, फैला दिया है कि मोदी इज़ एंटी मुस्लिम, एंटी मुस्लिम। एक चीज़ नहीं बता सकते जो एक्ट पार्लियामेंट ने किया हो या मोदी लाया हो विच इज़ एंटी मुस्लिम, नॉट वन। आप 370 को एंटी मुस्लिम क्यों कह रहे हैं? इनफैक्ट 370 जब तक था उससे ज़्यादा एंटी दलित, एंटी मुस्लिम विमेन, एंटी सिख, एंटी गुरखा, एंटी रेफ्यूजीज कोई और एक्ट ही नहीं था।
पर It's सर weird. ये बात तो मुसलमान को समझ में नहीं आ रही। ये इससे दिख रहा है ना कि बीजेपी का वोट बैंक वही 8% पे है। अगर वो समझ रहा होता तो बढ़ता ना। इतने अभी हमने वीडियोस देखे, इलेक्शन के बाद मुसलमान भर भर के वोटिंग लाइन में लगा हुआ है, तो वो वोट तो मोदी को नहीं गया, वो तो उन्हीं को गया जो कि टोपी पहना रहे हैं सालों से। Yes. तो यानी नरेंद्र मोदी कुछ भी कर लें, वो तो समझने को तैयार नहीं है ना वो पक्ष। 100%. लेकिन इसमें मैं ये भी कहूँगा कि बीजेपी इज ऑल्सो स्टक बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस। बीजेपी को ये लगता है कि अगर हम ओपनली प्रो मुस्लिम कहेंगे, अगर हम ओपनली प्रो मुस्लिम भी ना बने, थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट ना करे इमेज कि हम एंटी मुस्लिम हैं, तो हमारा हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी चली जाएगी। ये इनको शुरू से लगता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे दे ओपनली ट्राई एंड प्रोजेक्ट बट सच नहीं बताते। जैसे ये फैक्ट कि प्राइम मिनिस्टर ने मुस्लिम्स के लिए जितना किया है मोदी ने, उतना और किसी प्राइम मिनिस्टर ने, या आपने किसी बीजेपी के उससे सुना है? नहीं सुना, क्योंकि इमीडिएटली उनके कहेंगे अच्छा बेटा हिंदुओं के लिए नहीं किया। हिंदुओं के लिए क्या किया तुमने यार, मुस्लिम्स के लिए कर रहे हो और वोट हमसे चाहिए तुम्हें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मुझे याद आ गया वाला। अभी ये कावड़ यात्रा के टाइम पे चला था कि आप अपना नाम और वो बताएंगे, आप जो दुकान चला रहे हैं। आई एम जस्ट अमेज्ड। ये लॉ है, FSSAI फूड का जो भी है उनका मैंने दिखाया बकायदा कि ये देखिए, ये इनका एक कार्ड बनता है, आइडेंटिटी कार्ड FSSAI का। बाय लॉ एनीबडी हु इज़ अ फूड बिजनेस ऑपरेटर, FBO कौन होता है इंडिया में? जो कि फूड को बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है या बेच रहा है। तो ठेले वाले से लेकर रेस्टोरेंट वाले तक आपको वो दिखाना है प्रोमिनेंट जगह। और वो लॉ यूपीए लाई थी, वो लॉ यूपीए लाई थी, यूपीए के टाइम पे आया, ठीक है। अब वो आप जब दिखा रहे हैं कार्ड, उसमें आपका नाम और एड्रेस लिखा हुआ है, तो पता चल गया ना, आप झूठ नहीं बोल सकते, ये लॉ है। अब जैसे योगी जी, एक तो पहली बात सुप्रीम कोर्ट को ये बताया नहीं, हमारे सॉलिसिटर जनरल या जो भी गवर्नमेंट की तरफ से बोलता है, सर दिस इज अ लॉ, यू हैव टू शो दैट थिंग, वेदर यू आर अ ठेला वाला और मैकडोनल्ड्स और रेस्टोरेंट और ढाबा, यू हैव टू शो दैट FSSAI कार्ड। तो अपने आप ये तो बताने की भी जरूरत नहीं थी, ये किसी बीजेपी वाले ने बताया। अब स्टे आ गया उस पर, राइट, ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, में रोक लगी है ना। बीजेपी वाले ने ये बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि बीजेपी वांट्स टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ हार्ड टास्क मास्टर्स की देखो हमने ठीक कर दिया ये लाके, अब इनको बताना पड़ेगा नाम अरे भाई बाय लॉ है वो। और बीजेपी का ये यूपी का क्या मतलब कि सिर्फ ये कावड़ यात्रा के मंथ में जब तक आपका ठेला है तब तक आपको दिखाना है यार, ये बताया ही नहीं। अब वो बताया क्यों नहीं? क्योंकि हमें वो दबंग वाली इमेज बनानी है कि देखो यार हम लाइन पे ले आए, जो धोखा दे रहे थे। अरे भाई वो धोखा दे रहे थे क्योंकि आपने आंखें उधर करी हुई थी, आप उनका देख ही नहीं रहे थे कि उन्होंने FSSAI का लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ है। सो इट वर्क्स बोथ वे। और ये पहले दिन ही हो सकता था। Yes. ये कानून है, इसके तहत हम ये करवा रहे हैं, रादर देन कि हम कांवड़ियों के लिए स्पेशली ये कर रहे हैं। आप Correct. उसको कानून के तहत भी बता अब जैसे मतलब आपने ये रूम लिया हुआ है पॉडकास्ट के लिए, आपका नाम है सुशांत, कल को आप वहाँ कहते सलीम पॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, आप सुशांत है, सलीम नहीं है ना, मैं पहले पता भी पक्का भी कर लूँगा चेक वेक नहीं करूँगा इसको काट देना, सॉरी काट शब्द भी हटाना, मतलब एनीवे पॉइंट इज बाय लॉ यू आर सपोज टू पुट, ये आपका ये कंपनी है, आपका नाम है यहाँ पे, यू कांट पुट सलीम आउट हियर यार, दैट्स लॉ। अब आप ये कैसे कह सकते हैं अगले 6 महीने तक आपको ही दिखाना है यार, कम ऑन। सो वो तो गवर्नमेंट ने टर्न द ब्लाइंड आई टू इट। वो ठेले वाले की गलती तो है ही कि उसने लगाया नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की गलती सालों से चली आ रही है कि वो फोर्स क्यों नहीं कर रही है लगाना ये। सही बात। और एक ऐसा भी होता है, कांवड़ियों की यात्रा में ही क्यों, हर जगह कीजिए, ऑफ कोर्स हर जगह कीजिए जब नियम है तो। मतलब ये क्या मतलब हुआ कि आपने सिर्फ कांवड़ियों को धोखा देने से बंद कर दिया कि हम लोग, मतलब आई एम नॉट अ कांवड़िया राइट नाउ, बट आई ऑल्सो डिजर्व टू सी मेरे को कौन फूड दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। और आप ये देखें कि देखिए ट्रस्ट की बात होती है, कस्टमर इज द किंग और क्वीन। आप कस्टमर को ही नहीं बता रहे हैं कि कस्टमर कहाँ से सामान खरीद रहा है यार, मतलब इससे ज़्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो अलग बात है, अनएथिकल और इमोरल बात क्या हो सकती है। और अभी मैंने बीच में एक पॉडकास्ट किया था सिक्का साहब के साथ, और वो ये बता रहे थे माय गॉड कि हलाल सर्टिफाइड जो है वो डायपर बिक रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं, सरिया हलाल सर्टिफाइड बिक रहा है। तो भाई जब ऐसी चीज हो सकती है
तो ये जान लेना कि मैं जिस दुकान में बैठ के खा रहा हूँ वो सलीम का है या सुशांत का है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो समझ में नहीं आता। और जानने में क्या दिक्कत है और बताने वाले को क्या दिक्कत है? आज तक तो हम ये जानते थे सर कि छुपाना मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, यस बताना मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ये तो मैं पहली बार नहीं। सुन और रहा हूँ। देखिए दूसरी बात यह है, आप डिस्क्रिमिनेशन की पहली बात तो भाई ये इंडियन लॉ है, तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस शुड हैव बीन दैट किल्स एवरी डिस्कशन इन डिबेट। मतलब इस पे डिबेट होनी नहीं चाहिए थी। अगर वो पहले 1 मिनट में योगी जी या कोई कहते कि भाई ये FSSAI का लॉ है, तो अगले 1 हफ्ते तक डिबेट नहीं होती, तो वो अलग बात है, वो हुई ठीक है। तो बीजेपी ये डिजास्टर्ड परसेप्शन, वो पूरा एंटी मुस्लिम चला। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन का चला। अब मैं आपको बताऊं, जो हलाल सर्टिफिकेशन होता है ना, वो एनिमल्स में फॉर एग्जांपल जो हलाल करता है, बाय देयर लॉ, शरिया लॉ, दैट पर्सन हैज़ टू बी अ मुस्लिम because it is a religious ritual. Halal, the process of halal, the animal's head has to face the Kaaba, you have to utter Bismillah Rahman Rahim, जो भी, तो वो नॉन मुस्लिम अलाउड ही नहीं है करना। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मतलब आई कांट डू हलाल। नहीं, और सिक्का साहब का दावा था कि 38,000 हिंदुओं का कन्वर्जन हो गया इस चक्कर में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया योगी आदित्यनाथ को, जिसके बाद यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन बैन हुआ। वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जमीन पे काम किया, लोगों से मिले, बातचीत हुई, तो जो लोग हिंदू इस काम में जुड़े हुए थे, और जैसा आप कह रहे हैं कि भाई वो मुसलमान ही कर सकता Yes, है, yes. तो उनके पास जब रोजी रोटी का कोई रास्ता नहीं बचा तो उनको कन्वर्ट होना पड़ा। माय गॉड। तो ये चीज अब यूपी में हो रही है तो देश में क्यों नहीं हो रही, ये भी एक प्रश्न है, कई लोग पूछ रहे हैं। पर अब इस पे हम, आई थिंक वी शुड डिस्कस दिस कि कन्वर्जन जो है ना, कई लोग, अब ये नैरेटिव चलता है कि कन्वर्जन हो रहा है वो अब्राहमिक रिलीजन्स और उनके जो धरोहर रखते हैं वो कर रहे हैं। बहुत सारी जगह कन्वर्जन इसलिए हो रहा है कि प्रो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, बीजेपी ले लीजिए, जो परसेप्शन है, because they are not acting on the draconian acts and laws, they are forcing this conversion। यार आपने हलाल का एग्जांपल लिया, ये कन्वर्जन नहीं हो रहा, इससे कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं तो सरकार को रिस्पॉन्सिबल मानूंगा। बिल्कुल। RTE का अगर आप देखें, RTE एक्ट में जो 93rd अमेंडमेंट कंजंक्शन कर दिया है, ओनली हिंदू रन स्कूल्स आर ऑब्लिगेटेड टू गिव 25% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ओनली हिंदू रन स्कूल्स, मुस्लिम रन स्कूल्स डोंट have this obligation, Christian run। तो उसमें क्या हो रहा है, thousands of Hindu run schools are being closed down, नहीं हो चुके हैं, और वो सारे बच्चे कहाँ जाते हैं फिर? मुस्लिम रन और क्रिश्चियन रन स्कूल्स में। और वहाँ आपने देखा है मिशनरी स्कूल्स में क्या होता है, सटनली होता है, कभी कभी इन योर फेस होता है, दे ट्राई एंड कन्वर्ट यू। मैं उनकी गलती नहीं कह रहा, उनका तो काम ये है भाई, पर गलती किसकी है? आप ये एक्ट लाए, आपने ये एक्ट हटाया नहीं, और फिर आप कह रहे हो कि गलती उनकी जो कन्वर्ट, वो तो दे आर obligated by their religion to preach and proselytize and convert others। यार उनको तो दीन कहते हैं, उसके जो भी है, उनको तो जन्नत मिलती है उससे। वो क्यों नहीं करेंगे? वो थोड़ा ना रुकेंगे। उनको तो उनके गॉड ने कह रखा है कि आपकी ये रिलीजियस ड्यूटी है, यू कांट स्टॉप देम, बट यू कैन एटलीस्ट चेंज द ड्रैकोनियन लॉज दैट आर अलाउइंग थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज, टेंस ऑफ थाउजेंड्स टू बी कन्वर्टेड। हलाल का आपने एग्जाम्पल लिया, मैं RT का एग्जाम्पल, मैं टेम्पल्स जो स्टेट कंट्रोल में, उसका एग्जांपल लेता हूं। लाखों करोड़ों रुपया जो कि हिंदू टेम्पल्स अगर होते, उनके हाथ में होता, वो अपने स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाते, पाठशालाएं बनाते। तो जो पुअर हिंदू है, जिसके पास कोई चॉइस नहीं है, जिसको इंसेंटिव की तरह कहा जा रहा है कि तुम हमारी फोल्ड में आ जाओ, हम तुम्हें फ्री हॉस्पिटलाइजेशन करवाएंगे, हम आपको फ्री स्कूलिंग देंगे बच्चों को। मेरे बीवी बच्चे अगर मर रहे हैं, ठीक है, किसी के हिंदू के मर रहे हैं, कैन आई ब्लेम दैट पर्सन टू गेट कन्वर्टेड? यू नो, अगर कि कल आपके जो है स्पाउस नहीं रहेंगे जिंदा, अगर आप हॉस्पिटल नहीं मिला आपको, उसने कहा आप आ जाओ हमारे फोल्ड में आ जाओ, तो ये चीजें कौन कर रहा है? वो मैं उसको ब्लेम नहीं देता जिसका रोल है ये करने का, रिलीजियस रोल है। नहीं, और मंदिरों का जो खजाना है उस पे सरकार का अधिकार क्यों? और अगर है तो सब पे होना चाहिए। सब पे होना चाहिए यार। अच्छा, इसको, इस सिचुएशन को ये सारे लोग, ओवैसी, कांग्रेसी, सब लोग सेकुलर कंट्री मान रहे हैं ना। जरा सा कुछ हो जाए, हाय हाय सेकुलरिज्म चला जाए, खतरे में आ जाएगा। अगर आप इसको सेकुलरिज्म मान रहे हो, तो भाई मॉस्क और चर्चेस को भी लाओ कंट्रोल में। वो क्यों नहीं ला रहे हो? उनका लैंड क्यों नहीं कर रहे हो कंट्रोल? उनका तो बल्कि उल्टा जा रहा है अभी वक्फ लैंड पे। विष्णु जैन जी ने बताया कि हमारी सरकार इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रही है
फॉर शॉप्स टू बी सेटअप ऑन वक्फ लैंड। मस्जिद के आसपास अगर आप शॉप सेटअप करना चाहते हो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, ये चल रहा है। और जो जिसका वक्फ लैंड है वो किन आदमियों से को कहेगी कि भाई आप शॉप सेटअप करो? हिंदू से कहेगी क्या? और आप दर्शकों को भी मैं बता दूं कि इस देश में सबसे ज्यादा जमीन सेना और रेलवे के बाद वक्फ के पास है। वक्फ वार्ड है। अब शायद चेंज हो गया हो, वक्फ नंबर 2 आ गया हो। मैंने इस पे पूरा मैंने किताब लिखी है इस पे, हाँ। वो हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र पे, एक चैप्टर पूरा वक्फ पे है 1995 में। मतलब ऐसा ड्रैकोनियन एक्ट है ये, मैं आपको क्या बताऊं, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। जो आपका घर है मान लीजिए, ठीक है, एक दिन वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। दिस बाय द वे ये लीगली वो कह सकते हैं। आपके पास रिकोर्स क्या होगा? उन्होंने तो मुकेश अंबानी के घर को भी शायद कह रखा है। कह रखा है, यस। हाँ। शायद नहीं आप ये पता लगे ये स्टूडियो तो नहीं है पता चला धक्के मार के यहीं से निकाल रहे हैं, कह रहे कलमा पढ़ो वरना। दिल्ली हाई कोर्ट इज ऑन वक्फ लैंड। मैंने एक बार मजाक में कहा, टाइम्स नाउ के स्टूडियो में था, मैंने कहा जरा राहुल पता लगाओ कि ये वो वक्फ लैंड पे 77% ऑफ दिल्ली इज ऑन वक्फ लैंड। सेंट्रल विस्टा इज ऑन वक्फ लैंड। वो सब छोड़िए, अभी तमिलनाडु में केस आया था, 1500 साल पुराना टेम्पल वॉज कंसिडर्ड टू बी ऑन वक्फ लैंड। अब मुझे कोई कॉमन सेंस में, मतलब ये वही होता है कि एंटी मुस्लिम, इस्लाम इज 1300 years old. How can a 1500-year-old Hindu temple be on a land that belongs to a faith that is only 30? मतलब how is it even possible? But it is. और जो ये सर्वेयर्स होते हैं, जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं, जो कहेंगे ये दे आर डीम्ड एज पब्लिक सर्वेंट्स। समझ रहे हैं आप? आईएएस के ऑफिसर्स की तरह है ये। और आपको पता है आईपीसी सेक्शंस क्या कहते हैं? अगर आपने आईपीएस आईएएस ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट पे आपने कुछ कह दिया, यू आर लायबल टू बी अंडर अरेस्ट। और ऐसे ड्रैकोनियन प्रोविजंस और दे रखे हैं, स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन नहीं है। आपने पब्लिक सर्वेंट का मैंने आपको बताया, उसके बाद आपका ओनस है। पहले तो ये था कि कोर्ट भी नहीं जा सकते थे, ट्रिब्यूनल पे जाना पड़ता था। अब कम से कम ट्रिब्यूनल के बाद कोर्ट पे आ सकते, लेकिन ट्रिब्यूनल पे जाना जरूरी है। मतलब मजाक चल रहा है इस देश में। तो अब जब कांग्रेस जाने वाली थी 2013-14 में, 123 ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो कि सरकारी प्रॉपर्टी प्राइम लैंड में, लटियंस दिल्ली में, जो वक्फ को वापस दे दी, वक्फ को दे दी। अब वो बीजेपी सरकार ने उनसे वापस ली, केस चल रहा है जो भी है। सी द पॉइंट इज, हाउ इज दिस एंटी मुस्लिम? इफ यू आर रिमूविंग डिस्क्रिमिनेशन, हाउ कैन इट बी कंस्ट्रूड? ये मेरी यही समझ में नहीं आता। और ये परसेप्शन हमारे देशवासियों में बीजेपी क्लियर नहीं करती है। नहीं, और कई तो मुसलमानों की ज़मीन है जो वक्फ ने ले रखी है, और वो बेचारे लड़ रहे हैं कि भाई ये हमारी ज़मीन थी, ये मुसलमान जो वक्फ ने ले ली। तो मोटे तौर पर अभी पहला हिस्सा तो ये है कि भाई बचते बचाते चलते चलाते ये सरकार 5 साल चल जाएगी। कुछ चीज़ों पे स्पीड कम हो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन चल जाएगा। तो ये पंडित आनंद रंगनाथन कह रहे हैं, उनकी भविष्यवाणी है 5 साल चलेगी। नहीं चलेगी तो फिर इस पॉडकास्ट का क्लिप लोग वायरल करेंगे 2 मिनट काट 2 मिनट काट के सरकमसाइज करके। पंडित जी, हमारा दूसरी भविष्यवाणी जो आपकी चाहिए कि क्या राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे कभी, या जो पीएम कह रहे हैं कि बालक बुद्धि, उनमें आपको कोई बढ़ोतरी दिख रही है? उनका स्टैचर, उनका बातचीत का तरीका, या जो चीज़ें हैं वो आपको बेहतर दिख रही हैं इस बार के लोकसभा में? और क्या राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इस देश के कभी? नहीं, ये थैंक यू, आपने इस देश का लगा दिया, वरना प्राइम मिनिस्टर किसी देश के तो बन सकते हैं। नहीं, क्या आदमी है वो, क्या बताऊं उसको आप, मतलब क्या बोल सकते हैं उस पर? इट्स जस्ट सैड, क्योंकि 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इतने, मतलब आदमी मुंह पे झूठ बोल के चला जाए। और जो ये देखिए, यू हैव ऑल्सो बीन ब्रांडेड एज गोदी मीडिया, तो आपको खुद पता है इतनी गालियाँ पड़ती हैं, जो भी है सब गोदी मीडिया। तो जो गोदी मीडिया नहीं है वो क्यों नहीं पूछते उससे सवाल यार? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस डाइकोटमी कि एक आदमी कह रहा है कि मोदी जी आपने 10 साल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, आप जो डर के भाग जाते हैं, डर के भाग। मैं ऐसे 10 सवाल पूछूं राहुल गांधी से, चू नहीं निकलेगा उसके मुंह से। नहीं, वो तो तुरंत कहते हैं, आपने देखा नहीं?
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जैसे ही एक सवाल उनके खिलाफ आएगा वो He's कहते हैं rude ये or some- बीजेपी वाला हाँ हाँ पत्रकार है। एग्जैक्टली यस और इस चक्कर में उन्होंने Yes. कई ऐसे पत्रकार एक जो तो सालों से पिटते कांग्रेस बचा था, एक हाँ कौन नहीं सा और भी- कई ऐसे पत्रकार जो सालों से कांग्रेस कवर कर रहे हैं उनको उन्होंने कह दिया ये देखिए ये बीजेपी वाला है। बाद में उनको अंदर जाके कमरे में समझाया गया सर ये तो कांग्रेस कवर करता रहा बेचारा। कह रहा सर गलती हो गई गलती हो गई। तो लोग नाराज हो गए भाई कि हम कांग्रेस कवर करते रहे तुम बीजेपी वाला बोल रहे हो। पत्रकार नाराज हो गए। तो ये कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो आप? मतलब ये ना द गाय जब मैं इंडस्ट्रियल स्केल ला रहे हो, पर वही है कि उनकी जो कोटरी है वो इतनी स्ट्रांग है, ऐसे लोगों की बनी हुई है साइकोफैंट्स की। मैं मेल ऑपेयर्स जैसे मैं कहूँगा जयराम रमेश, ये वो आपको दो एग्जांपल देता हूँ। अभी वायनाड का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूँ, कोई सर्जरी के लिए पेशेंट आया मेरे हॉस्पिटल में, मेरे को ये बताया गया कि ये एस्थमा पेशेंट है, फिर भी मैंने मॉर्फिन दे दी एनेस्थेटिक्स की उसमें, ठीक है। द पेशेंट सकम्स बिकॉज वन थिंग यू मस्ट नॉट गिव टू एन एस्थमा पेशेंट गोइंग फॉर सर्जरी इज मॉर्फिन। द पेशेंट डाइज। मेरे पे मेडिकल नेग्लिजेंस का केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई भी सेंसेबल आदमी क्या कहेगा? हाँ ऑफ कोर्स होना चाहिए, जान लिए तुमने, तुम्हें पता था ये है, फिर भी तुमने एक्ट किया। अब वायनाड में अंडर यूपीए 3 कमीशंस बिठाई गई, गाडगिल कमीशन वाज वन अदर थिंग। तीनों की रिपोर्ट आई, तीनों ने कहा कि ये ग्रेड 3 इकोलॉजिकल जोन में है ये, और यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है, कभी भी यहाँ पे आप बिजनेस एक्टिविटी मत करिए क्योंकि कैलामिटी कैन अकर। नो एक्शन वाज टेकन। वो आप छोड़िए, स्टेट गवर्नमेंट भी तब कांग्रेस की थी केरला में, यूपीए थी, एक्शन ही नहीं लिया। वो तो अलग की बात है कि ये पब्लिक हो रिपोर्ट, वो भी बैन कर दिया। जो ये कहते रहते हैं ना डेमोक्रेसी खतरे में और प्रेस फ्रीडम, पब्लिश नहीं होनी थी रिपोर्ट। आप गाडगिल जी के इंटरव्यूज देखिए, ही बिकेम अ पर्सोना नॉन ग्राटा, गाडगिल, ड्यूरिंग द यूपीए। उसके बाद क्या हुआ? चलिए बीजेपी सरकार आ गई, वो रिपोर्ट थी, राहुल गांधी को ये नहीं पता था कि रिपोर्ट थी। एनवायरमेंट मिनिस्टर तब कौन था? जयराम रमेश था। राहुल गांधी 5 साल से एमपी थे, उनका ये दायित्व नहीं बनता था कि आप ये मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर में है। 3 रिपोर्ट्स ये कह चुकी हैं, इसरो की रिपोर्ट ने कहा है। इट मेड अ लिस्ट ऑफ districts that were under the threat of landslide. Wayanad was I think number 13 there or not. Rahul Gandhi did not act. Is he not criminally culpable in that? किसी जर्नलिस्ट वर्थ हिज और हर सॉल्ट की औकात है कि उससे जाके पूछ ले? तो ये जो गोदी मीडिया सबसे ज्यादा बिकाऊ तो ये है। और मैं कैमरा में देख के बोल रहा हूं, बिकाऊ आप लोग कि आपने राहुल गांधी वहां पे गया, वायनाड गया, वो उसकी फोटोज ले रहे हो, उससे पूछ रहे हो, ये नहीं पूछा कि ये कमिटी का इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया। धिक्कार है उन ऐसे जर्नलिस्ट पे। गांधी मीडिया है ये। और आप वहां के सांसद रहे, आपने वोट लिया, आपकी काम ही है आप संसद में आके उनका मुद्दा अच्छा उठाओ। अब वो क्या कह रहा है कि सर उल्टा देखिए, आप देखिए वही है ना, यू एनकरेज सच पीपल when you don't ask them these questions and put them in the dock, rather than telling him, Rahul, you have blood on your hands because your own government constituted committees that gave the reports do not do this in Wayanad. You turned a blind eye. You got blood on your hands. ये कहानी वो उछल के क्या कर रहा है कि सरकार को ये कहना करना चाहिए कि लैंडस्लाइड की वार्निंग दे और रिपोर्ट्स बनाए। और ये अब इस पे मैं क्या कहूं? इफ दिस पर्सन डिजर्व्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर, ऑब्वियसली गो अहेड। पर ऐसे कितने केसेस हैं? आपको लगता है वो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर? एक दिन आएगा ऐसा? नहीं, अब वो यूथ आइकन बने रहने चाहिए वो बात है। पर देखिए, एक बार मजाक में ही मैंने लिस्ट जड़ दी थी जो प्राइम मिनिस्टर्स बनेंगे अगले 2049 तक जो भी है। इट एंडेड विद जयसाई दीपक, जो कि आपके शो पे भी आए हुए हैं। वो मुझे गालियां देता, कहता है यार तूने मुझे क्यों इस लिस्ट में डाल दिया। दोनों तरफ से मुझे गालियां पड़ती। बट इफ देयर इज वन पर्सन who I would be, rooting for, it is Jayasai Deepak. But मैंने कहा था कि ये सारे बनेंगे, पहले मोदी जी हैं, फिर अमित शाह, फिर योगी, फिर हेमंत बिस्वा शर्मा, फिर तेजस्वी सूर्या, ऐसे मैंने नाम लिए थे, बहुत सारे और लोगों के नाम लिए थे। फिर मैंने जयसाई दीपक, फिर मैंने कहा था ऑल थ्रू राहुल गांधी विल बी द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो अब वो डिसाइड करना है, वो उनके ऊपर है। काफ़ी कांग्रेसीज ने अब नया यूके की तरह ना शुरू कर दिया है, शैडो प्राइम मिनिस्टर कहना है। आपने देखा होगा ये, दे आर कॉलिंग हिम शैडो प्राइम मिनिस्टर। तो मुझे ये बताइए, जो पीएम कह रहे हैं बालक बुद्धि, आप
उनको बालक बुद्धि टाइप ही देख रहे हैं राहुल गांधी को, या जो आजकल उनका हिसाब है कि वो बिल्कुल ऐसे हाथ रख के सदन में बैठ, हाँ। मैंने सर आज तक नहीं देखा टाइट किसी टी वो मसल्स दिख रहे हैं, वो हाँ सब है। मसल्स दिखाई है, लेकिन मैंने किसी सांसद को ऐसे बैठते हुए नहीं देखा। और वो कहते हैं "जा, कूद वेल में कूद कूद हाँ, भाई।" नहीं, ऐसे वेल में कूद रही, वो ऐसे कहता है यू हाँ, हाँ। जैसे वो अंग्रेजों के जमाने में आदेश दिया जाता था कि यू हाँ। जाओ, तो वो तो क्या ये राहुल गांधी जो अपनी इमेज क्रिएट कर रहे हैं कि मैं एक बहुत ही जबरदस्त नेता हूं जो नरेंद्र मोदी से लड़ रहा है, वो इमेज बन रही है या वही बालक बुद्धि वाली इमेज है? तो एक तो पहले बालक बुद्धि नहीं कहना चाहिए, बिकॉज बालकों की बहुत बुद्धि होती है, पहली बात तो ये है। आई एम अ बिग वोटरी। अगर आप जॉन पियाजे के पूरी फिलॉसफी उनकी देखें जो उन्होंने चिल्ड्रन पे लिखी है, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। दे वेरी ब्रेनी, द किड्स आर वेरी ब्रेनी। राहुल देखिए किसी भी हालत में ही इज़ नॉट डम्ब, ठीक है। वो ये एग्जैक्टली जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। अभी ये नैरेटिव चेंज किया, उन पे सवाल होने चाहिए थे वायनाड में, उन पे सवाल नहीं हुए। ये दिस इज वेरी क्लेवर थिंग दैट इज डन। या अग्निवीर पे जो उन्होंने सदन में झूठ बोला, सदन में झूठ बोला, निकल गए, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा झूठ जो उन्होंने बोला जिसपे उनको किसी ने पूछा ही नहीं, किसी जन, आप मुझे, या तो मैं गलत हूं आप मुझे, आई एम हैप्पी टू बी करेक्टेड। ही सेड द बिगेस्ट स्कैम इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। ही सेड इट, ठीक है। सो स्पेशली जब सुप्रीम कोर्ट का वो आया, और मैं भी सुप्रीम कोर्ट के उससे आई एग्रीड विद इट, आई हैव सेड इट इवन बिफोर सुप्रीम कोर्ट एडजुडिकेटेड ऑन द मैटर कि एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड शुड नॉट हैपन बिकॉज इट इज़ इमोरल। मतलब अगर आप किसी पार्टी हमारे पास वोट मांगने आती है, पार्टी कहती है कि आप हमें वोट दो, हम ये फॉरेस्ट को बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व करेंगे। हमने पार्टी को वोट दिया, पार्टी जीत गई, अगले दिन ही बुलडोजर्स आ गए, माइनिंग शुरू हो गई पार्टी। हमने कहा ये क्या हो रहा है, और बाद में पता चला कि पार्टी ने माइनिंग कंपनी से 10,000 करोड़ एनोनिमसली लिए थे। सो इट्स रॉन्ग, मॉरली रॉन्ग। पार्टी शुड हैव टोल्ड अस दिस। तो मैंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज गुड बट एनोनिमिटी इज रॉन्ग, बिकॉज एज वोटर्स यू आर आस्किंग फॉर अवर वोट, वी डिजर्व टू नो आपको किस कंपनी ने कितने हजार करोड़ पैसे दिए। तो ये स्कैम था एनोनिमस इलेक्टोरल। कांग्रेस ने 1600 करोड़ क्यों लिए, 2000 करोड़ लिए कि नहीं उसी इलेक्टोरल बॉन्ड से? ये किसी ने, आई माइट बी रॉन्ग, किसी जर्नलिस्ट ने ये पूछा राहुल गांधी से? एक ने नहीं पूछा। आपको तो खैर अलाउ नहीं करते पूछने के लिए, उनके जो दोस्त, आप जर्नलिस्ट दोस्त बैठे हुए हैं, किसी ने, यूट्यूबर ने किसी ने पूछा, रवीश कुमार ने पूछा, मतलब रेटोरिकली पूछ लो यार। मतलब ये तो आज वो है ना, वो जो भी लल्लन टॉप, किसी ने हंसी मत, मुझे भी मत हंसाइए। मतलब रेटोरिकली पूछ सकते हैं राहुल गांधी, भले ना हो, उसका पुतला भी ना हो सामने आपके। राहुल गांधी जी, आप कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है, इंडिपेंडेंट इंडिया का बिगेस्ट, आपने 2000 करोड़ क्यों लिए उससे? रेटोरिकली पूछ लो। तो वही है ना। नहीं, किसी ने ये भी नहीं पूछे कि अगर बीजेपी सत्ता में थी और उसको ज्यादा पैसा मिला आपसे तो समझ में आता है। हाँ। आप तो ऑपोजिशन में बैठे हो, आपको किस बात का पैसा दिया जा रहा है भर भर के? ये भी नहीं पूछ रहे लोग। नहीं, वो भी कह सकते हैं क्योंकि स्टेट्स रन कर रहे थे ना। हाँ। अब जैसे आप तो तेलंगाना, आप स्टेट रन कर रहे हो तो आप ले रहे हो ना चंदा। एग्जैक्टली। अब जैसे वही है ना, जब कहते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है, दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। अपने स्टेट्स में जो डेमोक्रेसी खतरे में, अभी देखिए केरला ने अभी ये एक्ट पास करने वाले थे टू बार साइंटिस्ट फ्रॉम टॉकिंग अबाउट वायनाड। यार देखा होगा आपने, वो वापस ले लिया, इतने ज्यादा अप्रोर हुआ उस पर। ये इनकी फ्री स्पीच है। बंगाल में देखिए क्या चल रहा है। पर उसमें मैं, सुशांत, वही बात है, बंगाल की बात लेते हैं, मैं इन लोगों को गाली क्यों दूं? आप खुद बताइए। मेरा ना एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी रहती है, स्ट्रैटेजी नहीं मतलब लॉ है मेरा एक, आई गो बाय व्हाट आई कॉल एंडरसन रेजर। आप वॉरेन एंडरसन को जानते हैं, भोपाल का बुचर था भाई। वॉरेन एंडरसन ने कत्लेआम किया, करवाया, कल्पेबल था। मैं उसको ब्लेम नहीं करता कि वो भागा, क्रिमिनल्स का काम है वो। चोर नहीं भागेगा तो कौन, कोतवाल भागेगा? वो अलग बात है, कोतवाल भी भाग रहे थे मुंबई में, आपने देखा, पुलिस कमिश्नर वाज ऑन द रन। बट एनीवे, एथिकली बात कर रहा हूं, ऑफ कोर्स ही विल रन। मैं उसको ब्लेम करता हूं जो रातों रात उसको एम्बेसडर में बिठा के टारमैक तक ड्राइव करके लेके गया, चार्टर्ड प्लेन में बिठाया, खाना खिला के भेजा। आई डोंट ब्लेम एंडरसन यार। तो मैं बंगाल में जो हुआ, कत्लेआम हुआ, पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, व्हाई डू आई ब्लेम दोज पीपल? उनका काम है ये करना। आप सरकार में थे, आपके लोग मारे गए। सॉरी, मतलब वी आर डाइग्रेसिंग मे बी, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, यू नो, एक तरह से फिलोसॉफिकली अगर आप कोई चीज़ देखें
तो पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नहीं, और मुझे तो लगता है बंगाल में बीजेपी को जन समर्थन होने के बावजूद इस बार उनकी उम्मीद से सीटें कम इसलिए आई यस, क्योंकि लोग ये भरोसा नहीं कर पाए कि अगर मैं जाकर वोट करूंगा और कल को मेरे साथ हिंसा होगी तो ये लोग मुझे बचाने आएंगे। 2000% आपने कहा ठीक। और आपको पता है इसमें वाहवाही मिलेगी टीएमसी वालों से, गालियां मिलेंगी बीजेपी वालों से। यही तो ट्रेजेडी है इस देश की। सच बोला आपने भाई। एक तो नंबर 1 2021 में जो इलेक्शंस हुए थे, स्टेट इलेक्शंस में, ग्राउंड स्वेल वॉज प्रो बीजेपी। ठीक है, मैं एग्जिट पोल और उन सब की बात नहीं कर रहा। ग्राउंड स्वेल वॉज बिकॉज पीपल वर फेड अप। अब यू लुक एट एवरी पैरामीटर, but then suddenly people realize more than 40% of the tickets BJP has given is to TMC turncoats. भाई इलेक्टोरेट ने कहा कि हम उनसे बचने के लिए तो आपको वोट देने वाले थे, अब आप उनको अपनी पार्टी में ले आए, क्यों वोट दें फिर आपको यार। मैं नाम नहीं लूंगा एक का, वो ही फॉट ऑन अ बीजेपी टिकट, ही लॉस्ट नैरोली। उसके बाद उनकी फैमिली की जो हालत वहां पे हुई है, भाई बहनों की हालत, बिजनेस रन, मतलब डेथ थ्रेट्स, बॉम्ब फेंके जा रहे हैं उनके घरों में। ही वॉज इन्वाइटेड बाय बीजेपी टू फाइट ऑन एन एमपी टिकट इन बंगाल, ही रिफ्यूज्ड। कह रहे मेरी फैमिली को मार देंगे, गाड़ देंगे वो। ये रियलिटी है बंगाल की। सुशांत, ये आप गए हुए बंगाल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2 दिन बाद आपको भाग के आना पड़ा था वहां से, जान का खतरा था यार। जब आप जैसे प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट की हालत है, कैन यू इमेजिन ग्राउंड वर्कर्स जो है बीजेपी की क्या हालत हो रही होगी। नहीं, और मैं तो सीधा सीधा कहता हूं, आपने लोगों से कहा कि हम ये बदल देंगे, तुम मेरा साथ दो। यस, जब उन्होंने साथ दिया, मान लीजिए जितनी हिम्मत बेचारे जुटा पाए, आपको 2 से 77 पे ले आए, और जब उनके घर तोड़े जाने लगे, किसी का रेप हुआ, किसी के साथ कुछ हुआ, आप यहां से ट्वीट कर रहे हो। ट्वीट करने से उनका काम हो जाएगा? जिसका रेप हुआ वो क्या बोले, मन में यही शांति कर ले कि मेरा रेप हो गया तो हो गया, लेकिन वहां से तो ट्वीट हुआ कि ममता राज बड़ा खराब है। स्टेट जाके देखेंगे। अरे वो क्या करेंगे? अभी रविशंकर प्रसाद चले गए, क्या कर लिया उन्होंने? ममता जी की निंदा के अलावा उन्होंने क्या कड़ी निंदा? अरे जो रह रहा है 24 घंटे, वो उस कड़ी निंदा का क्या करे? उसको दाल भात में सान के तो खा नहीं सकते। तो इसलिए बीजेपी कई मामलों में, आप सही कह रहे हैं कि जब तक आप लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे। मैं आई डोंट ब्लेम, ऑनेस्टली one should go beyond blaming the opposition. I do not blame the TMC for this. मैं 3 साल से मैंने पब्लिकली कह रखा है, 50,000 लोग बंगाल छोड़ के भागे थे असम, आपको पता होगा, पोस्ट पोल वायलेंस। मतलब सीपीएम के रोंगटे खड़े हो गए थे। सीपीएम वो सेइंग कुछ करो, ये क्या कर रहे हैं, आग लगा रखी है बंगाल में। सीपीएम कह रही, सीपीआईएम कह रही थी, और यहाँ पे सब चुप। तो आपकी भविष्यवाणी ये है कि ममता बनर्जी बंगाल से कहीं नहीं जाने 100%। शी इज नॉट गोइंग एनीवेयर, शी नोज इट। उनको अलायंस चाहिए नहीं भाई। क्या आपने देखा, आप यहाँ पे ज्यादा एंटी कांग्रेस अगर आप देखें, बीजेपी से ज्यादा तो टीएमसी प्रोजेक्ट कर रही थी। व्हाई? दे आर कॉन्फिडेंट, दे हैव देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, दे नो दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, दे नो बीजेपी इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। मतलब अब नहीं कर सके। तालिबान रूल चल रहा है, आपको, आपके पास वीडियोस हैं। अच्छा, वो वीडियो किसने प्रोजेक्ट किया? किसी बीजेपी वाले ने, जो वो तालिबान स्टाइल हुआ था? नहीं ना। व्हाट वाज हिज नेम? मोहम्मद सलीम। सीपीआईएम वाले चिल्ला रहे हैं कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, तालिबानी स्टाइल। व्हेन कम्युनिस्ट आर सेइंग सम, कैन यू इमेजिन पानी कहां तक चला गया होगा। मतलब जिस कल्ट ने 100 मिलियन लोगों को मारा है वर्ल्ड ओवर पिछले 100 साल में, कम्युनिस्ट ने, वामपंथियों ने, वो कह रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो, बंगाल में क्या हो रहा है। यू कैन इमेजिन व्हाट हैज हैपेंड एंड नो एक्शन इज बीइंग टेकन। सो व्हाई द हेल वुड वन ब्लेम दिस थिंग? व्हाई द हेल शुड दे बी वरीड? आप अभी आपने ओपनली देखा कि टीएमसी वाले जो जीते हैं वो कह रहे हैं, एक तो किसी की कॉलोनी में एक तो पता लगा लिया बूथ लेवल पे किस किस ने वोट किया है। एक तो ये इलीगल होना चाहिए, आई डोंट नो वेदर इट वाज, आपने देखा होगा बूथ लेवल पे जो जो वोटर्स हैं वो आ गए। इट इज़ स्केरी। नेक्स्ट डे क्या हुआ, वहाँ पे गार्बेज फेंक दिया, पानी कनेक्शन बंद कर दिया। ओपनली टीएमसी वाला कह रहा है कि दिस डिस्ट्रिक्ट वोटेड फॉर बीजेपी, यहाँ पे हम अब फंडिंग नहीं भेजेंगे। दिस इज हैपनिंग इन बंगाल। और लोग, रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वीडीएम रिपोर्ट्स, डेमोक्रेसी इज नॉट इन डेंजर इन बंगाल है। मोदी कर रहा है सारा का सारा। बेशरम लोग, जर्नलिस्ट, सॉरी आपके जर्नलिज्म का नाम वो कर रहे हैं ये लोग। व्हाट कैन यू डू? बट अगेन, डू आई ब्लेम दियो? अब आपसे सीधा सवाल है, ये सब चल रहा है
और सरकार अगर चुप है, व्हाई शुड यू ब्लेम द परपेट्रेटर्स फॉर नहीं, हाउ आप सही कह रहे हैं। आप पत्रकार का काम है पूछना कि राहुल गांधी संदेश खाली क्यों नहीं गए। पत्रकार का काम है पूछना कि अखिलेश यादव अयोध्या में जिस नाबालिग बच्ची का रेप हुआ आरोप है, उससे डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। इससे पहले किस रेप के आरोप में डीएनए के टेस्ट की बात हुई है, मुझे बताइए सर जरा। मैंने तो नहीं सुना। हाथरस में डीएनए टेस्ट की बात हुई थी क्या? नहीं तो लेकिन पर कोई ये- अभी अब दिल्ली में ममता वो बच्चे मर गए। पार्क स्ट्रीट का जो रेप इंसिडेंट हुआ था, ममता एलेज समथिंग इवन मोर हॉरिबल दैट द गर्ल वाज गर्लफ्रेंड, कुछ ऐसा था। तो वही है ना, देयर आर टू सेट्स ऑफ रूल्स। एक है बीजेपी रन स्टेट्स के लिए, एक है नॉन बीजेपी रन स्टेट्स के लिए। आप ये हर जगह देखिएगा, जहां पावर शिफ्ट होती है सडनली सारे जर्नलिस्ट वहां पे। अब राजस्थान में सडनली बीजेपी सरकार आई, मध्य प्रदेश में आई सरकार आई, तो ये सारे इंसिडेंट्स ऊपर दिखाने लगते हैं। सब चीज़ सब कोलैप्स कर रहा है, कुछ लैंडस्लाइड आ गई हर जगह। जहाँ जहाँ बीजेपी का स्टेट है वहाँ वहाँ वो दिखाओ। नहीं, जैसे अभी मुझे कई बार आश्चर्य लगता है, कोई राहुल गांधी से ये नहीं पूछता कि आप इतनी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, कर्नाटक में जो रिपोर्ट रखी हुई है उसको क्यों नहीं बैठे सार्वजनिक करते? अरे यूपीए ने रिपोर्ट नहीं बनाई थी, कास्ट सर्वे किया था यूपीए ने, 3 साल से निकाली नहीं उन्होंने। कर्नाटक में 5 साल से चुप थे वो, यू नो। सो एंड इट्स नॉट जस्ट द फैक्ट दैट, ये सब देखिए सब जर्नलिस्ट को ये दिख रहा है। पॉइंट इज राहुल गांधी से कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? क्योंकि उनको राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना है ना। देखिए, एक होता है आपकी अपनी सोशल मीडिया टीम होती है, एक है ये जो जिनको मैं इंडी के चिंदी कहता हूँ, चिंदी मीडिया, जो कि इस काम में लगे हैं कि कुछ भी करके राहुल गांधी को हमको चमका के रखना है, और राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे वो उस पर वीडियोस बनाते हैं। लेकिन एक और अगली भविष्यवाणी का वक्त आ गया आपके, कि राहुल गांधी को आप तो देख रहे हैं कि भाई वो ऑपोजिशन में ही बैठे रहेंगे, लेकिन ऑपोजिशन में भी इस बार चर्चा हो रही है दो और नेताओं की। एक तो अखिलेश यादव की, कि उन्होंने बजट पे जो भाषण दिया वो राहुल गांधी से कहीं बेहतर था, कि आपको ऐसा लगा। और दूसरा, जिनको टीएमसी प्रमोट कर रही है थोड़ा, ये राहुल गांधी के लिए संकट की बात है, कि अभिषेक बनर्जी, कि वो अरे अभिषेक बनर्जी से राहुल गांधी को सीखना चाहिए, शत्रुघ्न सिन्हा ने कह दिया, या दूसरे लोगों को सीखना चाहिए उन्होंने कह दिया। तो ये अखिलेश और अभिषेक बनर्जी आपको लगता है राहुल गांधी के लिए थ्रेट हैं, जिस कुर्सी पर राहुल गांधी जाना चाहते हैं? नहीं। देखिए, इस देश में कांग्रेस कहीं नहीं जा रही। अगर आप इसका लेसन ही लें मोदी सरकार के लिए, कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, क्योंकि ये हमारे देशवासियों ने ही ये डिसाइड कर लिया है कि जो भी बहुत ऊपर उड़ रहा होता है ना, उसको ऐसे खींच लेते हैं, पतंग की तरह खींच लेते हैं। इफ़ दैट पर्सन इज़ कॉकी, यू नो। जैसे अयोध्या पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए, अयोध्या से ही हार गए, देश का क्या करेंगे। जो भी है, भले टेक्निकली अयोध्या में जीते हैं, फैज़ाबाद में हारे हैं, और पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर लें पूरी एमपी वाली, तो उसमें हारे हैं, नो डाउट अबाउट इट। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ स्लैप, मेटाफोरिकल स्लैप ऑन द फेस ऑफ बीजेपी। उसके रीज़न भी बहुत हैं, 3-4, पर प्रोमिनेंट उसका ये है कि जब ये कह रहे थे अब की बार 400 पार, जो पहली बात तो ये क्यों कह रहे हो यार, दूसरा, जो वहाँ के एमपी कैंडिडेट थे बीजेपी वाले, वो रीज़न दे रहे हैं, पब्लिकली रीज़न दे रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लालू सिंह कह रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप लोगों को ये बता रहे हो, और ये रीज़न नहीं बता रहे क्यों बदलेंगे, क्या करना क्या चाहते हो। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन बी चेंज्ड। और क्या करना चाहिए? ये जो सेकुलर और सोशलिस्ट प्रियम्बल में घुसेड़ा था इमरजेंसी के टाइम पे, सोशलिस्ट हटाना चाहिए। अंबेडकर ने नहीं डाला सोशलिस्ट, आपने डाल दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो इतने नेहरू का फर्स्ट अमेंडमेंट जो किया हुआ है वो हटना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, 93rd अमेंडमेंट, ठीक है, जो कि कंजंक्शन में आरटी के साथ मैंने आपको एग्जांपल लिया। तो ऑफ कोर्स इट शुड बी चेंज्ड। और अंबेडकर जब लाए थे तो उन्होंने खुद कहा था ये कोई ऐसी रिलीजियस बुक नहीं है, आई एम पैराफ्रेजिंग हिम, जो कि कभी चेंज नहीं हुई, इट्स फ्लूइड, विच वॉज एग्जेम्प्लीफाइड बाय द कांग्रेस रूल्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स। कितने 108 अमेंडमेंट्स आ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, खुद चेंज करके। जो राहुल गांधी कह रहे थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो ये जो 50% सीलिंग लगाई हुई है रिजर्वेशन की, ये हटाएंगे। हाउ इज इट पॉसिबल टू रिमूव इट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? खुद ही चेंज करना चाहते हैं। आपको लग रहा है ये परसेप्शन की लड़ाई और नैरेटिव की लड़ाई, कांग्रेस अब बीजेपी से आगे निकल रही है? पीछे कब थी? मुझे लगता है 2014 के आसपास थोड़ी पीछे हुई थी, सोशल मीडिया वगैरह पे। नेवर, मतलब बीजेपी ट्राई नहीं करती है।
कभी कभी इनको पता ही नहीं चलता है, बट मोस्टली इनको लगता है कि यार देखो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, हम जो भी हो हम जीतेंगे। ये इनकी फिलॉसफी है। आपने 2014 का लिया, सबसे पहला फेक नैरेटिव आप खुद जानते हैं था, वो क्रिश्चियंस अंडर अटैक पे था कि नहीं था? 2000 तब मोदी जी आए थे, तब ये पूरा चला। टाइम्स ऑफ इंडिया के बैनर हेडलाइंस थी, इनफ से वेरी क्रिश्चियंस अंडर अटैक, ये हिंदुत्ववादीज ने। 3 महीने तक ये पूरा चलता रहा। ओबामा भी तब आया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो भी इस पे बोल के गया है, गाली दे के गया है कि देखो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट क्या हो रहा है। बाद 3 महीने बाद सरकार की ये रिपोर्ट आई कि वो सारा का सारा फेक नैरेटिव था, वो बर्गलरीज थी, कॉमन आर्सन था, चोर घुस गए थे, और यूपीए के टाइम में मोर चर्चेज केम अंडर अटैक लाइक दिस देन अंडर द एनडीए। 3 महीने तक ये चलता रहा। बुरा किसे लगा? हमें बुरा। वो राना अयूब, ऐसे बहुत सारे, वो यार नन सेक्सुअली असॉल्टेड बाय एन आरएसएस एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, पूरा बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स ने किया था, पूरा नैरेटिव का साइकिल चला। बीजेपी डिड नॉट डिस्पेल इट। ऐसे इतने सारे, देखिए बीजेपी तो गलती है ही है, लेकिन अगर मैं सडनली आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप जर्नलिस्ट हैं, मैंने पब्लिकली ये एक बार नहीं 100 बार कहा कि सुशांत तुमने 100 करोड़ लिए हैं, ठीक है, सरकार से, आप क्या करेंगे बताइए? यू विल सू मी? Will you not sue me? It's your reputation at stake. Rahul Gandhi has publicly said tens of times, maybe hundreds of times, that Anil Ambani took 30,000 crores. ये तो आपको पता होगा, रफाल के उसमें 30,000 crores. It's a blatant lie. He's taken just 8% of the entire sum. उसमें हेल को भी कुछ मिला है. He's taken 850 crores or something like that from the government. बाकी सारा सब में बटा है, 72 कंपनीज में बटा है, हेल भी है उसमें, वो भी अलग बात है। अनिल अंबानी ने केस किया था राहुल गांधी पे, खुद वापस लिया अनिल अंबानी ने। क्यों? Someone explain it to me, यार। Is he suddenly not worried about his reputation, or has he been, browbeaten into doing that? I don't understand these things. तो गलती आप खुद कर रहे हो और ब्लेम किसी और को कर रहे हो। यानी आप कह रहे हैं बीजेपी परसेप्शन की लड़ाई में हमेशा से सोई हुई थी, हमेशा अभी थोड़ा घर में आग लगी हुई है तो लोग कह रहे हैं कि अभी क्यों सो रहे हो। लोगों ने पहले गौर नहीं किया था कि लोगों ने गौर नहीं किया था, बिकॉज मोदी का वेव इतना जबरदस्त था, और आप कुछ भी कर लो। को ऐसे कितने फेक नैरेटिव्स आए, कितने, ये जो लिंचिंग का चला। हाँ, लिंचिंग का चला। नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि चलो नेता का तो काम है, जो इनकी मीडिया है, यूट्यूब पे जो लोग काम कर रहे हैं उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और इधर आप अजीत भारती यूट्यूब का नाम लीजिए फिर खून उबल जाएगा, जबकि मैं यूट्यूब पे नहीं हूं। मैं आपको देखता हूं, अजीत भारती को देखता हूं, मतलब डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है आपके अगेंस्ट। किसी भी डिसेंट डेमोक्रेसी में यू शुड बी अलाउड टू सू द पैंट्स ऑफ दिस ब्लडी गूगल और यूट्यूब वाले, एक्टिव प्रूफ के साथ। अब ये रोहन ने भी केस किया हुआ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपका भी इतना, मतलब इट्स जस्ट अनफेयर व्हाट इज हैपनिंग टू यू, व्हाट इज हैपनिंग टू अजीत भारती। क्या चल रहा है इस पे? हैज एनी स्टेप्स बीन टेकन? नहीं, मैं तो लिखा कि दिन दहाड़े चल रहा है। यूट्यूब तो नंगा ही पे आ गया है कि जिस तरह की चीजें चल रही हैं। एंड आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज these guys are so shameless, they don't give a rat's ass. आपने देखा अभी अमेरिका में क्या कर रहे हैं। अभी वो हाल ही में नहीं था कि ट्रंप असैसिनेशन गूगल करते हैं और वो आता ही नहीं है। इलॉन मस्क ने ट्वीट किया, कमला हैरिस का कुछ आ रहा है। शेमलेसनेस। जब वो अमेरिका में ऐसा कर सकते हैं तो हमारे देश में तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। इससे पहले ट्विटर ने, आपने देखा क्या करते थे यहाँ पे यार, कैसे कैसे लोगों को। ट्विटर में आपका इंप्रेशंस डाउन कर रखा है। आई एम टेलिंग यू दैट। Now आई एम नॉट अ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट, लेकिन वो मोहम्मद सलीम ने वो तालिबान स्टाइल के जो बीटिंग चल रही थी, वो वीडियो क्लिप उन्होंने ट्वीट किया था, मैंने वो एम्बेड करके अपना भी कमेंट्री दी। मेरे पास ट्विटर का ये आ गया कि हमारे पास बंगाल पुलिस का एक नोटिस आया है कि ये आप हटाइए, ट्वीट डिलीट करिए, जो भी है। मैंने पब्लिकली डाला, मैं वो ट्वीट डिलीट नहीं करूँगा, ठीक है। उस दिन के नेक्स्ट डे के बाद मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा, 70% डिक्लाइन इन एवरी एक्स पैरामीटर, इंप्रेशन, दिस दैट। आई डोंट केयर अबाउट इट, दैट्स अनदर मैटर। मैं दिन में 1 ट्वीट करता हूँ, 2 ट्वीट करता हूँ, बट ये हो रहा है। अब मैं क्या, व्हाट डू आई राइट टू देम? मुझे तो पता भी नहीं ट्विटर इंडिया में कौन है, जो भी है, बट उस दिन के बाद से So I don't know, maybe others are also having the same thing. एक तो आपके अंदर वो प्रोफेसर वाला कम और चीता वाला खून ज्यादा बहा हुआ लगता है। आप लैब में कुछ पी भी लेते हैं क्या अपने ऊपर इंजेक्शन लगा के? लेकिन मुझे ये भी बताइए कि जब ये हम सारी बातें कर रहे हैं और
एक परसेप्शन जो अभी बिल्ड करने का प्रयास हुआ कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटाने वाली है। हाँ ये इस पे आपकी भविष्यवाणी क्या है? योगी हटने वाले हैं, और अगर ऐसा है भी तो क्या ये बीजेपी बहुत बड़ी गलती करेगी? क्या आपकी सोच क्या है? बहुत ही बड़ी गलती करेगी, लेकिन ये बड़ी। होगा क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो बिकॉज इफ देर इज समवन हु इज, या देखिए, मोदी तो ऑन रिकॉर्ड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ही सेड मैं तो फकीर हूँ, मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा, ठीक है। बट उनसे बड़े फकीर तो ये योगी थे भाई। मतलब कोई ये कह सकता है कि इनको इस फील्ड में इनको ये चाहिए थी, ये कुर्सी चाहिए थी? नहीं, वो अपने पंडित जी थे। आप मुझे पंडित पंडित कह रहे हो, तो रियलिटी में मतलब ही वाज अ प्रीस्ट। ही आई थिंक स्टिल इज, आई थिंक अभी भी हैं। तो उनको इससे क्या लेना देना यार? मतलब पूरी फिलॉसफी क्या है उनकी, मठ की फिलॉसफी क्या है? he doesn't care. All he cares is that he came, वो तो खुद कहते हैं कि I came to this earth to do this thing and I was very happy I was doing it. मैं इस फील्ड में आ गया कुछ करने के लिए आऊँ, नहीं होगा वापस वो मंदिर चले जाएंगे। अब ऐसे आदमी के अगेंस्ट आप कौन सा षड्यंत्र रच सकते हो? वही होता है ना, स्पाइन ऑलवेज ग्रोज इन द बैक दैट इज अगेंस्ट द वॉल। आपको समझ में आया कि ये हुआ क्या? बीच में ये जो कहानी चली है क्यों चली, कैसे चली? ये दे वांट टू फाइंड अ स्केपगोट फॉर द यूपी कोट अनकोट डिबैकल। दे हु? द बीजेपी। अच्छा। द बीजेपी वांट्स टू फाइंड अ स्केपगोट फॉर इट। और बहुत सारे, देखिए इसमें मुझे पूरा फैक्ट्स पता नहीं, आई एम नॉट इन दी नो हाउ ऑफ दिस, बट एक ये भी था कि 25% ऑफ द कैंडिडेट सजेस्टेड बाय योगी वर नॉट टेकन बाय द बीजेपी। आई डोंट नो, उस पर किसी ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, सो दिस इज जस्ट हियरसे। बट मैंने आपको अयोध्या का एक एग्जाम्पल दिया था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यार। हर बार आप मोदी के नाम पे जीतोगे क्या? अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो सो इट्स अ नो कॉन्टेस्ट, मोदी वर्सेस द रेस्ट। पहले तो रेस्ट ही नहीं पता कौन है, तो कोई नहीं जीत सकता। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टीरियल इलेक्शन था, इसमें एमपीज को भी कुछ करना होता है। एमपीज जीत के आएंगे तभी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। यू नो, मोदी का पर्सोना जितना भी हो, मोदी ने जितना भी काम किया हो, अगर आपको 272 नहीं मिल रहे हैं टोटल कोलिशन को, मोदी कैन नेवर बी द प्राइम मिनिस्टर। यू नो, इट्स नॉट लाइक अमेरिका, यू लूज द सेनेट, यू लूज द कांग्रेस एंड स्टिल यू आर द प्रेसिडेंट। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आपको करना था कुछ काम, यू नो, अब आपने वो काम नहीं किया, सो you lost that seat. That also is a big factor. So अब उसमें 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद, वो तो खैर मोदी की एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन इट इज ऑल्सो अ फैक्ट कि चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स मेक्स अ डिफरेंस, व्हाट वर्क यू हैव डन मेक्स अ डिफरेंस। प्लस अगर वेव इलेक्शन नहीं है 10 साल के बाद, आपको फिर ये कहना कि वेव इलेक्शन है, ये भी इट्स अ स्ट्रेच। अगर वेव इलेक्शन नहीं है देन लोकल इश्यूज मैटर। अच्छा, नरेंद्र मोदी के साथ ये लागू नहीं होता, वो तो थकते ही नहीं है, हमने देखा है। लेकिन क्या बीजेपी की जो पॉलिटिकल साइकी है वो T20 टाइप है क्या, कि वो 20 ओवर से ज्यादा के बाद थक जाते हैं? बस ये आपने बात कह दी, चलें, खत्म हो गया। 1 घंटे से मैं बड़बड़ किए जा रहा हूं और एक सेंटेंस में आपने पूरा बोल दिया। दिस इज इट। देख ही नहीं रहे हैं वो यार आगे क्या चल रहा है। यहाँ कांग्रेस 1 टेस्ट नहीं 5 टेस्ट मैच सीरीज खेलने की सोच रहा है, यहाँ पे कह रहे T20 फटाफट चलो 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 करके, अरे भाई जीत गए। जैसे जयसाई दीपक मेरे पॉडकास्ट में आए थे और उन्होंने कहा कि ये जो जातिगत जनगणना वाली पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही है, ये अभी के लिए कर ही नहीं रही है, ये लॉन्ग टर्म खेल रही है कि कैसे हिंदू का वोट जब तक नहीं कटेगा या टूटेगा तब तक मोदी का वोट जो है वो नहीं कम होगा। तो वो बहुत लंबा खेल रहे हैं, मतलब वो T20 मोड में नहीं है, और बीजेपी इसको समझ नहीं रही है। नहीं, पर उसमें भी आप ये देखिए, बिहार में इन्होंने कास्ट सर्वे टाइप का कुछ किया था ना, कास्ट सेंसस नहीं किया था, कास्ट सर्वे किया था, जब नीतीश सरकार जी वाज नॉट इन एनडीए। हाँ, वो आरजेडी के साथ थे। दे पास्ड इट इन दी असेंबली, राइट? हु सपोर्टेड इट इन दी असेंबली? बीजेपी सपोर्टेड इट। यू नो, आई एम फॉर कास्ट सेंसस, बिकॉज जब तक आप रिजर्वेशन आपने रखी है फॉर SC STs एंड फॉर OBCs, आपको पता चलना चाहिए कितने हैं। जो मंडल कमीशन था, दैट वाज बेस्ड ऑन द 1930s OBC सेंसस। वही 50, मतलब 100 साल होने वाले हैं। आप किसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे रहे हैं 100 साल पुराने सेंसस से। हाउ इज इट इवन लॉजिकल?
So yes, it has to be there. लेकिन मेरा इसमें दूसरा प्रश्न है सर Yes. कि अगर कास्ट सेंसस हो भी गया, आपको लगता है इस देश में कोई पार्टी है जिसकी इतनी हिम्मत है वही है ना। जो ये कहेगी कि अच्छा इनको तो मिल चुका है, इनको हम अब बंद कर देते हैं और इनको दे देते हैं? अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद वो नहीं होगा। अभी देख रहे क्या हो रहा है यहाँ पे। वो नहीं होगा। नहीं अभी सुप्रीम कोर्ट ने कितने 5 जज बेंच ने जो जजमेंट दी है कि एक तो कोटा में कोटा, दूसरा क्रीमी लेयर होनी चाहिए। ये सब पीछे पड़ गए हैं। बहुत सारी दलित ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे दलित्स, बीजेपी के सपोर्टर्स भी जो दलित्स हैं वो पीछे पड़ गए हैं, चंद्रचूड़ को गाली दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि सुप्रीम कोर्ट जज जिसने ये कहा, मेनली जो कहा वो दलित है खुद। वो दलित है, सही बात। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया करना तो सरकार को है, करना सरकार करेगा कोई नहीं। अब ये अंबेडकर ने कहा था कि हमें 10 साल तक या 30 साल तक रिजर्वेशन होनी चाहिए। ये एम्फेटिकली रीटरेट किसने किया है? जज, सुप्रीम कोर्ट के जज पर्दीवाला ने, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने, अंबेडकर के ग्रैंडसन ने, प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि ही वांटेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड। किसी पॉलिटिशियन में दम है कि कह दे लिमिटेड पीरियड? वैसे तो अंबेडकर को पूछते रहते हैं भाई, अंबेडकर पे फूल चढ़ाते हैं। ये इंप्लीमेंट करेंगे? नहीं, आप तो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, मैं तो दूसरी चीज कह रहा हूं। कोविड के समय केंद्र सरकार एक योजना लाई कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देंगे। उस मुफ्त राशन पे अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज की डेट में करीब 2-2.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च होता है। नहीं, उससे ज्यादा का होता है। मेरा प्रश्न ये है, जब आप खुद कह रहे हो कि कोविड से अब हम उबर चुके, हमारी इकोनॉमी रिकवर कर चुकी, हम दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो मेरे टैक्स का पैसा क्यों किसी को मुफ्त राशन देने में जा रहा है जिसको उसकी जरूरत भी नहीं है? ग्राउंड रिपोर्ट में लोग कहते हैं कि लोगों को मिलता है, वो दूसरे को बेच देते हैं, उनको जरूरत भी नहीं है। और आप इधर टैक्स में हमको छूट देने को तैयार नहीं हो। भाई आप वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख करोड़ जो है उसको बंद करो और इधर हमको कुछ तो राहत दे दो। आज की डेट में सर आप यकीन नहीं करेंगे, इनकम टैक्स जो जमा हो रहा है उसमें पर्सनल इनकम टैक्स जो है उसका कलेक्शन, ग्रॉस कलेक्शन, वो ग्रॉस कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कलेक्शन से ऊपर चला गया है। तो मुझे ये पूछना है, मैं देने को तैयार हूं, मैं टैक्स पूरा दे दूंगा अगर जिसको जरूरत है, उस गरीब आदमी को खाना मिल रहा है, मेरा भाई है, मेरे देश का है, मुझे खुशी है कि दो। लेकिन जिसको जरूरत नहीं है, आप लाए तब जब कोरोना का संकट था, संकट खत्म हो चुका, अभी भी मेरे टैक्स का पैसा उसको खाना देने में क्यों जाए? बिल्कुल, ये आपने एकदम ऐसे सवाल पूछ लिया है जिसपे आई थिंक हमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, 5-10 मिनट अगर इजाज़त हो। बिल्कुल। क्योंकि ये मुद्दा अगले 2, 3, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक हमारे देश को, हमारे देशवासियों को डिस्कस करना है हर रोज़। मैं बताता हूँ क्यों। आपने एकदम ठीक कहा, मैं भी इसी निष्कर्ष पे हूँ कि मुझे सरकार नहीं चाहिए। मैंने सरकार का फ़ायदा अपने निजी के लिए नहीं, ऑफ कोर्स हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो आई एम यूजिंग दैट फैसिलिटी, बट मेरे को टॉयलेट नहीं चाहिए, मुझे गैस सिलेंडर नहीं चाहिए, मुझे सरकार की हेल्थ इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मुझे टैप वाटर कनेक्शन नहीं चाहिए, मुझे ऐसे बहुत सारी स्कीम्स, 100 स्कीम्स हैं जो नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे देशवासियों को वो मिले। जैसे आपने कहा, आई वॉन्ट टू गिव टैक्स यार, आई एम नॉट रिजाइंड, आई एम हैप्पी दैट आई एम पेइंग सो दैट माई कंट्रीमैन, फेलो कंट्रीमैन, देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी लिफ्टेड अप। ये जेन्युइन हमारी फीलिंग है। लेकिन आपने उसमें जो कैविएट ऐड किया ना, वो भी एकदम जायज़ है कि भाई पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, पैसा यूज़ करे सरकार, ले हमसे, लेकिन ठीक जगह लगाए। पर ये बहुत बड़ा सवाल है सुशांत जी, इसका मैं रीज़न बताता हूँ। क्योंकि जब तक हम ये डिमार्केट नहीं करेंगे, आपने तो कोविड के अनाज की एक एग्जांपल लिया, जब तक हम डिमार्केट लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे ना, फ्रीबी क्या है और वेलफेयरिज्म क्या है, तब तक वी आर स्टेयरिंग, मैं बता रहा हूँ, आई एम स्टेयरिंग डाउन एन एबिस, ब्लैक होल, जिससे हमारा देश निकल ही नहीं सकता। अब इसीलिए मैंने कहा अगले 10 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट लग जाएंगे ये समझाने में, लेकिन मोटी बात ये है कि आपने तो एक एग्जाम्पल लिया जिसको एक्चुअली मैं वेलफेयर मानता हूँ। अगर आप, हाँ, अगर पिलफरेज हो रही है वो गलत है, लेकिन अनाज देना फिर भी कोई खा, जैसे मिड डे मील स्कीम है, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कीम्स मैं मानूंगा। जिसको जरूरत है उसको दीजिए। यस, लेकिन ऐसी इतनी सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो ये फ्रीबीज हैं। वेलफेयर इज, आई एम फॉर अ वेलफेयर स्टेट। अगर हम अगर मोदी 120 मिलियन टॉयलेट नहीं बनाता तो बहुत सारे लोग मर जाते।
अगर हम 100 मिलियन टैप वाटर कनेक्शन, अब देखिए आपने 100 मिलियन टैप वाटर कनेक्शंस दिए हैं, डायरिया, इन्फेंट डायरिया डेथ्स हैव बीन रिड्यूस्ड बाय हाफ. आपने 100 मिलियन टॉयलेट्स दिए, 120 मिलियन, एवरी न्यू टॉयलेट मेड हैज सेव्ड दैट हाउसहोल्ड 55,000 रुपीज इन हेल्थ कॉस्ट. ये डेटा है. आपने 100 मिलियन गैस कनेक्शंस दिए हैं. द मोर्टैलिटी, the biggest cause of infant mortality is household pollution in India. You have directly saved 150,000 lives every year. So it is important. Welfareism is important. लेकिन फ्रीबी क्या है ये डिमार्केट करना है आपको. और सबसे बड़ा इस देश में फ्रीबी दो ही है. एमएसपी, जो कि किसानों को प्लेकेट करने के लिए आप एमएसपी दिए जा रहे हैं. अभी लॉ लाना चाहते हैं जो हर अनाज पे आप एमएसपी देंगे. हम एवरी ईयर, निर्मला जी एलोकेट्स 45 लाख करोड़, हमारी एनुअल बजट है, उसका 16 से 20 लाख करोड़ तो एमएसपी पे चला जाएगा. और क्यों दे रहे हो आप एमएसपी? इज इट नॉट अ बिजनेस? प्रॉब्लम है आप जिस पे आपने एमएसपी देना शुरू कर दिया, किसान सिर्फ वही उगाएगा, क्योंकि वो तो एक तरह से सरकारी जॉब हो गया ना. एमएसपी सरकारी जॉब है भाई. आपने जो भी उगाया सरकार आपको आपका खरीदेगी. अवर राइट नाउ वी हैव 100 मिलियन टन्स of food grains. Our buffer capacity is 30 million tons. 3 या 4 गुना उसमें रैट्स खा रहे हैं वो. और पॉलिटिशियंस कह रहे हैं हम आपको और देंगे, और एमएसपी देंगे. दे आर फीलिंग प्राउड ऑफ गिविंग दिस एमएसपी. फार्मर्स कह रहे हैं फॉल्टी एमएसपी इवेल्युएशन, वी हैव लॉस्ट 15 लाख करोड़ इन द, और सॉरी 45 लाख करोड़ इन द लास्ट 15 ईयर्स. फार्मर्स कह रहे हैं. आईसीएआर ने स्टडी करी, ये हो रहा है, लेकिन दिए जा रहे हैं. ये है आपका फ्रीबी. पर मैं ये कह रहा हूं, इसको छुएगा कौन? वो रिजर्वेशन कोई छुएगा नहीं. मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो आप मुफ्त राशन दे रहे हैं ये भी अब कोई नहीं छूने वाला. कोई नहीं छुएगा. ये बढ़ता रहेगा बॉस. और ये एमएसपी की आप बात कर रहे हैं. अब एमएसपी अब और बताऊं कहाँ मतलब यहाँ पे आपने ना वो कर दिया एकदम, वो पिन मार दिया. हाँ, पिन मार दिया. और मैं ट्रंप की तरह यूं भी नहीं हो पाया, देखिए सीधे निशाना अंदर गया है. अब आपने देखिए, तभी मैं कहता हूँ ना, मोदी जी इज ब्लेस्ड. उन पे ना हाथ है, किसी कृपा है, क्योंकि जो उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट में स्टेप्स उठाए, ऑपोजिशन उन पे कूदा है और देश मोदी जी के साथ रहा है. लेकिन जो मोदी जी ने एंटी नेशनल स्टेप्स लिए हैं, ऑपोजिशन ने उनको सपोर्ट किया है. फार्म लॉज लाए थे, इंडिया का बिगेस्ट रेवोल्यूशन हो जाता है, बिगेस्ट रिफॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वर दीज फार्म लॉज. वी नीडेड इट. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ऐसे, और कितने एग्जाम्पल. शुगर केन का एग्जाम्पल दूं, हम 500 बिलियन किलोग्राम उगाते हैं शुगर केन. इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. आपको पता है शुगर केन रिक्वायर्स ओनली 9% ऑफ एरेबल लैंड, बट 78% ऑफ इरिगेशन वाटर. पानी नहीं है पीने को, और शुगर केन उगाए जा रहे हैं. और कहाँ उग रहा है ये भी बता दूं मैं दर्शकों को. महाराष्ट्र में, जहां पानी की इतनी समस्या है, शरद पवार जी के इलाके में. आपने नाम ले लिया, शायद ये काटना पड़ जाए, लेकिन जब फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर थे, वो बहुत अच्छा रूल लाए थे कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू ग्रो शुगर केन. The amount of water required to grow 500 billion kilograms of sugar cane is 1 quadrillion liters. क्वाड्रिलियन ही नहीं पता था मुझे क्या है. 10 गंगा सागर डैम में जितना पानी है ना, उतना पानी लगता है. शुगर प्राइसेस दे हैव हाल्व्ड इन द लास्ट 7 years, 6-7 years. तो फडणवीस जी ने कहा अगर आप शुगर केन उगाएंगे, सरकार से परमिशन लीजिए. सरकार परमिशन, 3 महीने में वो वापस लेना पड़ा. अब मैं नाम नहीं लूंगा पॉलिटिशियन का जिसने ये कहा कि वापस लो ये, पर आप जानते हैं सरकार के अवार्ड मिले हुए उनको, ठीक है. लेकिन लिकर लॉबी थी, सब था. मोलासेस चाहिए होता है आपको ये करने के लिए. पीने को पानी नहीं है. क्यूबिक मीटर आई थिंक 40% नीचे आ गया है हमारा पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन. इट वाज 3000, it has come down to 1400. 1700 cubic meter is something required that UN says is for civilized living. We are currently uncivilized हैं अगर देखा जाए तो. 70 million hectares of Indian agricultural land over the last 6 years has been devastated by droughts or floods. 70 million. आपको पता है 3000 billion cubic feet of Godavari water goes into the ocean every monsoon. The water needed for Tamil Nadu whole state is 1800 billion cubic feet. 3000 उसमें जा रहा है. 78% of
आवर रिवर वाटर गोज इनटू द ओशन। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब लोगों ने कह रखा है हमें 30 रिवर्स को लिंक करना है, वरना हम क्या करेंगे, जी नहीं पाएंगे। हो ही नहीं रहा है। ये बड़े बड़े रिफॉर्म्स है, ये चीजें जो करनी है। और कहां कहां, अब मैं प्राइवेटाइजेशन पे आऊंगा तो आप मार ही दो, फिर सर तन से जुदा कर दो। नहीं सही कर दो, लाओ लाओ चाकू लाओ, कर दो, लगा दो कुछ पढ़ के। मतलब 1830 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, 400 नॉन फंक्शनल हैं, बना ही नहीं रहे जो बनाना है उनको। टेंस ऑफ थाउजेंड्स एवरी ईयर 21% of our annual allocated budget, which is 9 lakh crores, goes in propping up these units. Other than Air India, there has been zero privatization. और कौन सपोर्ट कर रहा है इसको प्राइवेटाइजेशन नाउ? राहुल गांधी। कहां कहां जाएंगे? तो ये चीजें चाहिए इस देश को। हमें कहना बड़ा आसान है कि हम अभी हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, लेकिन व्हाट मैटर्स इज लाइक नॉट population but population density. So what matters is not GDP, what matters is GDP per capita. हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, $1500 था 2014 में, अब $2500 है, लेकिन अभी भी हमारा रैंक है 136 बिहाइंड बांग्लादेश एंड श्रीलंका। वो कैसे ऊपर जाए? ये हिम्मत जो आपने कहा ना, सरकार में हिम्मत चाहिए यार। फार्म लॉज लाओ, प्राइवेटाइजेशन। मोदी जी ने कहा था 2013 में, गवर्नमेंट इज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। वो इंप्लीमेंट करो यार। तो अभी तो इस वाले में तो मुश्किल ही वही लगता है कह रहा हूं ना मुझे कि वो हो पाएगा। लेकिन हिम्मत की आप बात कर रहे हैं, एक हिम्मत आपने बड़ी दिखाई और बोल दिया कि कश्मीर में जो है वो इजराइल वाला इलाज होना चाहिए। क्या उसकी जरूरत क्यों लगी आपको? और उस पर बड़ा हंगामा भी हुआ। हाँ, हंगामा हुआ, वो क्लिप काटे गए, सरकमसाइज किए गए क्लिप, पर वो तो उनका एजेंडा चलता है। और मैंने कुछ नई बात नहीं कही थी, इनफैक्ट जनवरी में मैंने वही कहा था। द कॉन्टेक्स्ट ऑब्वियसली वाज रिहैबिलिटेशन ऑफ इजराइल लाइक सोल्यूशन, जिसमें वो रिहैबिलिटेट करें जो जेनोसाइड अफेक्टेड कश्मीरी हिंदूज थे, सेफ एंड सिक्योर सेटलमेंट्स में। इजराइल इज़ नोन फॉर दैट। मैं जनवरी में कह चुका हूँ, उस क्लिप में भी क्लियर है कि भाई मैं सेटलमेंट्स घर की बात कर रहा हूँ। और यही बात नहीं, नवंबर 2018 में इंडिया के काउंसिल जनरल ने ऑलमोस्ट वर्बटिम ये कहा था कि टू रिहैबिलिटेट द डिस्प्लेस्ड कश्मीरी हिंदूज और जो भी जिनके एग्रीव दिस थिंग, यू नीड एन इजराइल टाइप सोल्यूशन, इजराइल मॉडल, इजराइल सोल्यूशन। ही सेड इट, आई एम कोटिंग वर्बटिम, मैंने भी वही रिपीट किया। इन्होंने मतलब, कैन यू इमेजिन, हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे द टॉक ऑफ रिहैबिलिटेटिंग people who have suffered genocide safely and securely rehabilitating them is considered as a genocide. वही तो क्रिस्टोफर हिचिंस ने कहा ना कि it is embarrassing to accommodate your utterances on the basis of what others might try and take offense of, you know. जिसको offense लेना है वो कुछ भी आप कहोगे वो लेगा। अगर आप अपना चेंज करना चाहोगे ना तो आपकी गलती है फिर। तो मैंने इमीडिएटली जो वो पूरा चला, मुहिम चली कि इस पे FIR करो, इसको मारो, सर तन से जुदा, ये डेथ थ्रेट, ये वो, मैं उसी घंटे गया, मैंने कहा आई स्टैंड बाय इजराइल, आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड, एंड आई स्टैंड बाय कश्मीरी हिंदूज। व्हाई वुडंट यू वांट people who have suffered genocide to be rehabilitated? That is what Israel does. और नंबर 2, आप उसको, इजरायली सोल्यूशन को, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप उसको जेनोसाइड कैसे मान सकते हैं? क्या इजराइल जेनोसाइड कर रहा है कि अगर वो अपने लोगों के हक के लिए लड़े, अपनी कंट्री को डिफेंड करे? इट इज़ बिजार, यू नो। सो वही है, जो इस्लामिस्ट और ऐसे लोग हैं, जोम्बी आर्मी है, उनकी पूरी खड़ी हो जाती है, तो खड़ी होती रहे यार। मतलब उससे अगर आप डर गए तो दैट देन यू डिजर्व इट, ऑनेस्टली। नहीं डरते तो आप कोर्ट से भी नहीं, आपने तो हाई कोर्ट को कह दिया कि हम जो है झुकने वाले नहीं हैं। मतलब आज ये जेल जाएगा आदमी पूरा। सुशांत, ऐसी कौन सी, मैंने ऐसा क्या कह दिया मुझे बता दो मेरे भाई। नो बट नहीं, वो किस्सा क्या हुआ था जरा दर्शकों के लिए एक बार बताइए, बहुत लोगों को जो ट्विटर पे नहीं पता होगा कि आप हाई कोर्ट से क्यों भिड़ गए थे। मैं एक्चुअली भिड़ा नहीं था, वो हाई कोर्ट खुद आके कोलाइड करके जैसे वो एक लिम्का का ऐड नहीं आता था, कह रहे गोविंदा से, ये धक्का क्यों दिया, कह रहे धक्का लिया क्यों। तो एक्चुअली बचाया मुझे साई ने, सो थैंक यू साई। ही वाज ही फॉट फॉर मी, एंड जाको रखे साई, कोर्ट में जेल में डाल सके ना कोई।
एंड द ओनली फीस दैट ही चार्ज्ड वाज क्लब कचौड़ी, जो कि मैंने उनको खिलाई. सो अरे थैंक वाह. यू साई. बट एक्चुअली ये क्या था कि जस्टिस हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट के थे, आई थिंक गौतम नवलखा को बेल दी थी उन्होंने. अब काफ़ी 4-5 साल हो गए, प्री कोविड की बात कर रहा हूँ मैं, 5 साल हो गए. तो विवेक अग्निहोत्री और 2-3 और आई थिंक श्री गुरुमूर्ति जी थे और बहुत लोगों ने, दे काइंड ऑफ इंसिनुएटेड कि भाई दी वाइफ ऑफ द जज, आई एम सॉरी, दी yes, the wife of the judge was a legal partner or something like that of this guy. So they alleged a conflict of interest. The judge slapped a criminal contempt on Vivek Agnihotri and on Gurumurthy and on Swarajya that reported it. मतलब रिपोर्ट पे भी, जैसे मान लो कल को टाइम्स ऑफ इंडिया का बोफोर्स का स्कैम हुआ है, आपने टाइम्स ऑफ इंडिया पे भी वो कर दिया कि मतलब आप ये भी बता नहीं, रिपोर्ट भी नहीं कर सकते. सो उसी वीक पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी. जब गौतम नवलखा को बेल चल तो वो कहा था. तो मैंने कहा ये डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी. आई स्टैंड विद विवेक अग्निहोत्री विदाउट कमेंटिंग वेदर विवेक अग्निहोत्री इज राइट और रॉन्ग. तो मुझे लगा भाई ये, अब जैसे साई ने भी ये बाद में कहा कि कोई प्रोसेशन चल रहा है प्रोटेस्ट का, so you're not for or against what they are protesting for, but you are for their right to protest. वही मैं कह रहा था. मुझ पे भी डाल दिया उसी जज ने, मतलब उनके थ्रू या जो भी है, मुझ पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट डाल दिया गया. और अब मैं ये बता सकता हूँ कि वो एक्स पार्टे मुझे इंक्लूड कर दिया गया. बीच में फिर कोविड आ गया और नोटिसेस, मुझे एक भी नोटिस नहीं मिला बाय द वे. लेकिन ये भी एक कोर्ट की वो होती है कि अगर आपको पता चल गया किसी भी तरह से, तो अब वो माना जाएगा कि आपको नोटिस मिल चुका है. तो ट्विटर पे था, जो भी है, लोगों ने बता दिया, अरे यार ये देखिए क्या हो गया, तेरे पे तो केस आ गया है. अच्छा, मुझे प्रोसीडिंग्स में डाल दिया गया. जिस जज ने डाला वो मेरा रूममेट रह चुका है कॉलेज में. उसके लिए मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाई हुई है बहुत बार. कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती थी उसको. कई बार मैंने कहा नहीं मैं नहीं दूंगा आप कोल्ड. हो सकता है उसकी भड़ास निकालने के लिए उसने डाल दिया जो भी है, बट दैट्स ऑन अ लाइटर नोट. फिर डाल दिया गया. पहली बार अपनी 50 साल की ज़िंदगी में मैंने कोर्ट देखा. आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड एक्चुअली, जिस तरह से कोर्ट फंक्शन करता है हाई कोर्ट पे. जो भी है वो भले अलग बात है, 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है मेरी सुनवाई के लिए, एंड साई फॉट फॉर मी. तो ये आधे घंटे तक तो ये पूरा चलता रहा. जज ने 2 बार ही यूज़ द वर्ड कन्विक्शन, मतलब मेरा सर्टेन था कि मैं कन्विक्ट होने वाला हूँ. जो कहते हैं एमिकस क्यूरे, जिसका रोल होता है कोर्ट को बताने का कि हम मदद करना, ही वॉज टोटली वॉन्टिंग मी टू बी इन जेल. मतलब वो मदद तो दूर की बात, वो कह रहे थे सबसे पहले इसको अंदर डालो, इस टाइप का था. नाम भी मैं उनका भूल गया भी. तो साई कहता रहा ये वो. फिर कोर्ट, मतलब जज ने कहा कि ये तो कन्विक्शन. सो साई टर्न्ड अराउंड एंड साई सेड आई एम सॉरी, बट डोंट वरी, 4 बजे से पहले हम ये जो बेल है जो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हम अप्लाई करेंगे. वहीं से सीधे तिहाड़ जाने का इंतज़ाम था बेसिकली, वहीं कोर्ट रूम से. सो साई टर्न्ड अराउंड, मैं पीछे खड़ा था, सब लोग खड़े हुए थे, पैक्ड कोर्ट रूम था. देन साई सेड what do you want to do? So I didn't look at Sai, I looked at the honorable judge. 2 बैठे हुए थे, एक एकदम शांत थे, दूसरे वाले बोल रहे थे. तो मैं कहा I will not apologize. उसके बाद से साई टर्न्ड अराउंड. 40 मिनट तक आर्ग्यू किया उसने. उसको पता नहीं था कौन से जोन में है साई. मतलब अभी भी देखिए रोंगटे खड़े हो गए मेरे देख के. मतलब वो एक वो थी ना एटिकस लॉयर, एक बहुत फेमस, टू किल अ मॉकिंग बर्ड, द बुक ऑल्सो, एंड देन देयर इज अ मूवी ऑल्सो. Sai was Atticus that day. He didn't know who was at the other side, whether it was a judge or whatever. He was in a zone. 40 मिनट बाद then the judge said, yeah, fine, you can go, you're free. तो अब वही है यार, अब आदमी को जब पता होता है उसे क्या करना है, सबसे ज़रूरी बात ये होती है. भले ही वो आदमी गलत हो, लेकिन अगर वो कन्विक्शन पे खड़ा है, आई एम डूइंग द राइट थिंग, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट. और हमने शुरू इससे किया था, मीडिया से, जो भी है. देखो यार, जनता जो है ना, वो दे नॉट फूलिश. वो एकदम समझ जाते हैं ये बंदा
एजेंडा के तहत बोल रहा है या सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वो आपको बताते नहीं है। को सोचते हैं चल यार कोई बात नहीं, सब अपना कमा रहे हैं पैसा, चल ये भी कमा ले, लेकिन उनको पता चल जाता है। तो ऐसे जो नए यूट्यूबर्स आए हुए हैं ना, जो ये सब कहते हैं हम सच बोलते हैं बेबाक, वी स्पीक ट्रूथ टू पावर, ट्रूथ टू पावर, सिर्फ मोदी है पावर में, ममता पावर में नहीं है, केजरीवाल अब ये जैसे 3 लोगों बच्चों का जो डेथ्स हुई है दिल्ली में, वो 2 BHK 3 BHK वाले जर्नलिस्ट, उनकी ये हिम्मत नहीं थी कि MCD को ब्लेम कर दे। देखा आपने वो ट्वीट्स वगैरह थी, शिव अरुण ने भी उस पर काफ़ी वो किया, उनकी हिम्मत नहीं होती है कि ये कर दे। नहीं, दिल्ली में कुछ हुआ तो अधिकारी जिम्मेदार है। हाँ, केजरीवाल का कुछ नहीं, कुछ जिम्मेदारी नहीं है। और ये वही केजरीवाल है, शीश महल पे आपने डिस्क्लोज किया, आपकी जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया दिन दहाड़े पंजाब में, क्योंकि वो पुलिस उनके अंडर है। बट वी स्पीक ट्रूथ टू पावर। तो आपने एक दीदी मीडिया भी तो नाम रखा। हाँ, दीदी मीडिया, वो बंगाल में चलता है। वो टेलीग्राफ ने मुझे इनवाइट किया था डिबेट पे, तो मैंने वहीं कहा साला टेलीग्राफ वाले तुम ही दीदी मीडिया हो। तो उन्होंने बाद में आपको वापस जाने का टिकट दिया? नहीं, लोग बोले सर ट्विटर आधा घंटा दूर है सर, एयरपोर्ट जल्दी जाइए सर, टैक्सी जल्दी। साई के साथ था मैं इनफैक्ट। तो ये जब आप इतने पंगे लेते हैं, आपके घर वाले नहीं कहते कि तुम प्रोफेसर हो, भूल क्यों जाते हो, तुम फौज में नहीं हो? अरे नहीं, कैसी बात कर, नॉट एट ऑल। लुक, आई मीन आई जस्ट डू इट, आई फील दिस इज व्हाट इज राइट, सो आई एम, माय रियल हीरोज आर द डॉक्टर्स, भले ही उनकी आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंस कोई और हो। इनफैक्ट डिबेट पे भी बहुत ऐसे डॉक्टर्स आते हैं, तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ वो हीरो है मेरे लिए। और ऐसे बहुत सारे आर्मी वाले हैं जो कि एकदम कांग्रेस के साथ हैं, बहुत सारे डिफेंस डीलर्स में वो भी हैं, लेकिन मैंने उनको आज तक गाली नहीं दी। मैं उनको ब्लॉक कर चुका हूँ बिकॉज दे हैव अब्यूज्ड मी। यार, जिस आदमी ने बंदूक लेके मुझे डिफेंड किया ना, उसको फ्री लाइसेंस है। ये मेरे बस ये सिंपल सा असूल है। So I might block you but I will never abuse you. I'll never abuse a doctor. We saved lives. इतने डॉक्टर्स मरे कोविड में, ठीक है। इस सरकार को बहुत कुछ उनके लिए करना चाहिए था, कुछ किया, बहुत सारा नहीं किया, बट they are heroes for me. So doctors are heroes and armed personnel are heroes. They have a blank check from me. So I am absolutely nothing. मतलब ये मैं जो करता हूँ वो मैं अपनी फ़िलॉसफी, जो मेरी फ़िलॉसफी है कि वी आर टोटली इनसिग्निफिकेंट एज अ स्पेक ऑफ लाइफ, मतलब बिल्कुल देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन आनंद रंगनाथन एज अ ह्यूमन बीइंग एंड अ स्मॉल इंसेक्ट, सो वो उसके तहत करता हूँ। सो इट्स नथिंग टू शो दैट और टू इवन डिस्प्ले। आपको एक हार्ट अटैक आ चुका है? आ चुका उसके बाद भी आपका रक्त प्रवाह कम नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है आप फिर भी गिर जा रहे हैं। उसके बाद तो एक्चुअली ज़्यादा हो गया। Yeah, because I realized यार, मतलब 5 मिनट में I was gone. You go back home, you look at your bookshelf and you have these 1,000 books and you say यार 5 मिनट में तू गया था भाई, जितना पढ़ लिया, जितना सब लोगों को ज्ञान पेल दिया, ये कर दिया, ज्ञान उठा लिया, ये कर लिया। And I said goodbye to my wife, I said it was gone. There was 12% chance of my survival. उसके बाद भी आप बच जाओ और उसके बाद भी आप सोचो अपनी इम्पोर्टेंस की, लाइफ की इम्पोर्टेंस की, तो यार फिर आप सीखे ही नहीं कुछ। तभी तो कह रहा हूँ, अभी लोग ये कोविड ना कलेक्टिव मेमोरी से हट चुका है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये हम किससे गुजरे हैं यार। मतलब लाइफ इज सो फिकल। आपके कितने दोस्त, मेरे कितने दोस्त ऐसे ही चले गए यार, ऐसे ही चले गए। और मीडिया में तो हार्ट अटैक बहुत बढ़ गया है, इतना प्रेशर है काम का, तो पता नहीं उसके बावजूद लोग समझ नहीं पाते। देखिए, ये मुझे लगता है साइकिल है। जब आप किसी की अंत्येष्टि में जाते हैं, अंतिम संस्कार में जाते हैं, तो वहाँ शमशान में खड़े होकर सारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं कि जीवन ऐसा है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। वहाँ से निकलते 15 मिनट बाद जो है वो सब वापस आ जाता है और फिर आप उसी साइकिल में फंस जाते हैं। आपका ये जो साइकिल आपने तोड़ा, उसके बाद आपने अपना लक्ष्य क्या रखा हुआ है? कोई लक्ष्य नहीं है, जस्ट हैविंग, जब तक लाइफ है तब तक जी रहा हूँ। मतलब जियो मरूँ, इसका ऑनेस्टली देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डिस्टिंक्शन। तभी मैं कहता हूँ ना, मतलब वन ऑफ द मोस्ट वंडरस फ्रेजेस आई हैव एवर कम अक्रॉस, मोस्ट प्रोफाउंड, इज़ बाय एल्बर्ट कामू, जो फ्रेंच राइटर थे। उन्होंने अपने मिथ ऑफ सिसिफस एक ऐसे लिखा है, 2 पेज का ऐसे है। पर्सनली मुझे मतलब बहुत कम नॉलेज है मेरी इस मैटर्स में, बट उससे ज़्यादा प्रोफाउंड ना तो कोई ऐसे मिला, ना तो कोई फर्स्ट सेंटेंस उस ऐसे का ये है कि द ओनली ट्रू फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम रिमेनिंग नाउ इज सुइसाइड। कि हम लोग सुइसाइड क्यों नहीं करते।
इट्स ट्रू। तो उन्होंने ये सिसिफस कैरेक्टर के ऊपर पूरी लाइफ दर्शाई कि एक सिसिफस एक ग्रीक कैरेक्टर था, ही वॉज कंडेम्ड बाय गॉड बिकॉज ही चीटेड डेथ। तो गॉड्स ने उसको कंडेम कर लिया कि एवरी मॉर्निंग यू विल पुश अ रॉक अप अ हिल and you will manage to take that rock up a hill by evening and that rock would tumble down. Next morning you would do the same thing and the same and the same and the same till eternity. He was condemned to do it. तो हम वही कर रहे हैं, rock push कर रहे हैं. You know, every evening I switch off the lights and I think, oh my God, next day again the same thing. It's exactly the same thing again. We are a routine. We are pushing a rock. Some of us are literally pushing a rock. Some of us are pushing a rock with some difficulty. कई लोग क्रेन यूज कर रहे हैं, लेकिन रॉक सब पुश कर रहे हैं. हम सब सिसिफस हैं. और एक क्लैरिटी मैं बस ये दे दूं कि वो जो उसमें कहा गया कि हम सुसाइड क्यों नहीं करते, उसका मतलब है वो हम साइकिल क्यों नहीं तोड़ते. राइट. आप सुसाइड करने का मत सोच लीजिएगा. हाँ, कहने का मतलब है कि हाँ, जिस साइकिल में आप फंसे हैं उसको तोड़ने के लिए कुछ प्रयास क्यों नहीं करते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. आनंद भाई, मजा तो बहुत आ गया बात करके. जाते जाते किसी एक प्रवक्ता का दिल खुश कर दीजिए, ये बता के कि किसके साथ आपको डिबेट में थोड़ा मजा आता है कि आज ये है तो तैयारी के साथ जाना पड़ेगा. ऑनेस्टली आई थिंक विवेक श्रीवास्तव, हाँ, कम्युनिस्ट जो है. बिकॉज एक तो कम्युनिस्ट है, जेएनयू से है, ऊपर से कम्युनिस्ट से मेरा वो कहते हैं ना, कौन सा आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा कहते हैं उसका, वो है. या बट अदरवाइज सी एक्चुअली बहुत लोग ना ये बात मैंने ज़्यादा क्लैरिफाई भी नहीं किया इस बारे में. आई गो देयर विद सच एन ओपन माइंड. आई वॉन्ट टू लर्न, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है. मेरा फील्ड कुछ और है जहाँ मैं 9 से 5 लगा रहता हूँ. तो इसमें जो मुझे लगता है कि यार आई मस्ट लर्न दिस. और वाया डिबेट्स, अगर मैं पब्लिक आई में हूँ तो यार ऐसे ही, मतलब ये 2 मिनट आप खुद जानते हैं, 1 घंटे में 2 मिनट ऐसे निकल जाता है, पता भी नहीं चलता. अगर मुझे गैस करना है, फैफ करना है, वो ऐसे अरे किसी को इंटरजेक्ट करूँगा, कुछ ऐसे बोल दूंगा, डिग्रेस कर दूंगा, 2 मिनट गायब हो गए, एंकर कहेगा अच्छा हो गया, टाइम हो गए. बट इफ़ आई वांट टू यूज़ दोज 2 मिनट्स ना, देन आई हैव टू डिसाइड. तो एक कैप्सूल होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, 3-4 फैक्ट्स होने चाहिए, थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए, स्टार्टिंग कैश लाइन होनी चाहिए, अपना ही सीक्रेट बोल रहा हूँ मैं, एंड लाइन होनी चाहिए. बट पीपल शुड नो कि यार ये 2 मिनट जो है ना, दिस इज़ वर्थ लिसनिंग टू. अब वो मैं बोल रहा हूँ, दे हैव ऑनर्ड मी विद दिस थिंग दैट दे आर लिसनिंग. तो यार कुछ सीखना भी चाहिए ना, ऐसे ही थोड़ी ना बोलता रहूँ. वो जो आप कहते हैं कि गिव मी जस्ट 30 सेकेंड, हाँ, वो आप लोगों का आई ब्लेम टोटली ऑन यू. क्योंकि मैं चाहता हूँ मुझे ज़्यादा टाइम मिले, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता. मतलब एकदम भाग रहा होता हूँ मैं, ऐसे कहता है प्लीज मुझे 30 सेकंड दे दो, 30 सेकंड दे दो. असली गोला बारूद जो है वो उस 30 सेकंड वो उसमें मैंने पैक किया हुआ ऐसे कि यार दाल ठूस दो उसमें. बीच में वो 10 सेकंड भी हो गया था, मैंने कहा यार अब तो मुझे सांस भी नहीं लिया जा रहा था. तो वो आप 30 सेकंड वाली तैयारी करके आते हैं कि उस वक्त कोई आत्मा आपके अंदर घुस जाए? केजरीवाल की आत्मा. देखिए अभी कहीं भटक तो नहीं रही, यहाँ देख लो, वो देखो, हाँ नमस्कार, वो देखो वहाँ वो ताश खेल रहे हैं सिसोदिया जी के साथ. नहीं, देखिए डिबेट पे जाने का मतलब है तैयार होके जाना, जैसे मैंने आपको कहा. और मुझे सीखने को इतना मिलता है, मतलब एमएसपी पे मैं आपको बताऊं, ये आई हैव लर्नड ऑल दिस एंड आई एम वेरी थैंकफुल बिकॉज दीज आर इश्यूज दैट नॉर्मली क्या है, लैब में घुसे रहो, आपको क्या चिंता है यार बाहर क्या चल रहा है. बट एवरीथिंग इज सो रिलेटेड नाउ, यू नो, एवरीथिंग इज सो रिलेटेड कि बजट में आप जैसे PSU, फार्म लॉज, PSU इज रिलेटेड टू साइंस, एवरीथिंग इज रिलेटेड. तो आपको, आप कुएं का मेंढक बने रहिए, या तो ठीक है यार बने रहिए, गुड लक टू यू. बट ऑन द अदर हैंड अगर आप नहीं बनना चाहते, देन यू गॉट टू लर्न वक्फ एट. अब मुझे क्या जरूरत है वक्फ एट जानने की, यू नो. बट सीखा विष्णु जैन से ही सीखा, इनफैक्ट टेम्पल्स का साई से सीखा इतना. इंडिक कलेक्टिव में वो लड़े, TR रमेश हैं, ये सब लोग इतना कमाल का काम कर रहे हैं. एंड इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी एबल टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, यू नो. सो इट्स जस्ट, सो आई थॉरली एन्जॉय द डिबेट्स. लोगों को लगता है ये देखो ये बहुत उसमें गुस्से में आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यू नो. आई एब्सोल्युटली एन्जॉय. और कई बार गालियाँ मिलती हैं बहुत सारी, मैं बीच में मैं भी 2-3 स्लिप कर देता हूँ. बड़ा मज़ा आता है उसमें. आप जितना सीखते हो ना सीखते हो, लेकिन आपको सुन के देश में बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं. और चूंकि आप फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा, जो आप हिम्मत दिखा रहे हैं, जिस तरह से अपनी बातों के लिए स्टैंड लेते हैं, मुझे लगता है ये हर आदमी को सीखना चाहिए कि अगर आपका कन्विक्शन है
तो चाहे कोर्ट के सामने खड़ा होना पड़े, बोलना पड़े कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, या ट्विटर पर लिखना पड़े कि मैं ये ट्वीट डिलीट नहीं करूंगा, वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने एक ही चीज़ दी है, वो रीढ़ की हड्डी। अगर वो भी मजबूत नहीं है तो फिर क्या ही जिए, बिल्कुल। फिर तो सांप बन के डस लेना था Absolutely. देश को। आनंद भाई, बहुत मजा आया आपसे बात Absolute करके। pleasure. Absolute और आपको pleasure. ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।